जी हाँ दोस्तों, ये हमारा मेजर पेपर 12 हिंदी का महासंग्राम वीडियो होने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताने वाले हैं। और इस वीडियो का सबसे खासियत बात यह है कि जितने भी आंसर करवाया गया ना, सब आसान भाषा में, जो एक बार देखते ही आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल मैं ट्रिक के माध्यम से समझाया हूँ कि पॉइंट को आप लोग याद कैसे रखोगे, और बिल्कुल आपको कहानी जैसा मजा आएगा पढ़ करके। ठीक है, तो देखिए कि आपका जो सेमेस्टर 6 है ना, मेजर पेपर 12 हिंदी, इसमें से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। एक तो आपको ये पढ़ना पहला, दूसरा पढ़ना चाहे ऐसे आ जाए चाहे ऐसे आ जाए, तीसरा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है दोस्तों, पाँचवा पढ़ना है, उसके बाद छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। ठीक है, और हम ये सब का ट्रिक भी बताएंगे, क्योंकि देख सकते हैं ये सब सिर्फ अलग अलग यहाँ पर लेखक लोग हैं, यानी है ना, ये सब बाकी का सबका आलोचनात्मक दृष्टि लिखना, आलोचनात्मक दृष्टि लिखना। तो इसका भी मैं तरीका बताऊंगा, सब क्वेश्चन को रटने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो एक एक करके आपको मैं बताऊंगा, बस वीडियो को आपको अंत तक देखना और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार का धमाल वीडियो मेजर पेपर 13 में भी हम देखने को मिले, 14 में भी देखने को मिले, 15 में भी देखने को मिले, और माइनर पेपर भी देखने को मिले। ठीक है, तो एक एक करके हम क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि हिंदी आलोचना को स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा, स्वरूप, प्रकार और विशेषताओं का प्रस्तुत करें या वर्णन करें। कि हिंदी आलोचना को स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा, स्वरूप और प्रकार और इसके साथ साथ विशेषताओं का वर्णन करें। हो सकता है क्वेश्चन सिर्फ इतना दे दे कि हिंदी आलोचना की परिभाषा दें, उसके प्रकार और विशेषताओं का वर्णन करें, या तो स्वरूप और विशेषताओं का वर्णन करें, या तो सिर्फ हिंदी आलोचना की परिभाषा और उसके प्रकारों का वर्णन करें। मतलब अब इस जैसे भी क्वेश्चन पूछे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, हिंदी आलोचना से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, या तो हिंदी हटा दे, सिर्फ बोले आलोचना का परिभाषा और इसके विशेषताओं का वर्णन करें, किसी भी प्रकार से दे दे, बस आपको देखना है कि आलोचना लिखा हुआ है। दोस्तों आंसर आपको यही लिखना है, बहुत ही बेस्ट तरीका से मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, और एक बार वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सब का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जा करके वहाँ पर ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम अगले भी क्वेश्चन को बहुत ही जल्द आपके सामने लाए। देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हिंदी आलोचना का अर्थ क्या है। ठीक है, तो हिंदी आलोचना बोलो चाहे तो सिर्फ आलोचना बोलो। देखो दोस्तों, मान लो कि आपका हम आलोचना कर रहे हैं, मतलब कि हम आपका अच्छाई या तो बुराई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर आप अच्छे हैं तो हम आपका अच्छाई बता रहे हैं, अगर आप बुरे हैं तो हम आपका बुराई बता रहे हैं। इसी को कहते हैं आलोचना, कि पहले जांच पड़ताल करना। अब हम जब तक आपको नहीं जानेंगे, जब तक नहीं रहेंगे, जब तक आपके व्यवहारों को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम आपका अच्छाई और बुराई को कैसे हम आइडिया लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम अध्ययन करेंगे, यानी कि आपको हम जानेंगे, उसके बाद हम आपका गुण और दोष का क्या करेंगे, पता लगाएंगे ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आलोचना। ठीक है, तो ये सब जो लागू होता है ना, वो कहानी पर लागू होता है, कविता पर लागू होता है, नाटक पर लागू होता है, ग्रंथ पर लागू होता है, क्योंकि लेखक लोग कहानी ही तो लिखते हैं ना, कविता लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग पहले जांच पड़ताल करते हैं कि किस में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, उसी को आलोचना कहते हैं। तो ये सब लेखकों की बात है, जो किताबों वगैरह लिखते हैं, उन सभी का ये बात है। ठीक है, तो देखो किसी भी रचना का मतलब कि चाहे कहानी हो, चाहे कविता हो, चाहे नाटक हो, चाहे ग्रंथ हो, मतलब कोई भी रचना, चाहे कहानी, कविता, नाटक, ग्रंथ का अध्ययन करके, यानी उसको जान करके, समझ करके, उसके बारे में पूरा गहन अध्ययन करके, जब उसके गुण और दोषों को प्रकट किया जाता है कि इसमें क्या गुण है, दोष है, तब उसे हम लोग आलोचना कहते हैं। मतलब कोई भी रचना, चाहे कहानी हो, कविता हो, नाटक हो, ग्रंथ हो, उसको अच्छे रूप से अध्ययन करके, अच्छे रूप से जान करके, उसके गुण व दोषों को क्या करना, प्रकट करना ही हमारा क्या कहलाता है, आलोचना कहलाता है। ठीक है, तो ये आलोचना के बारे में आप लोगों ने समझ गए। आगे देखिए, अर्थात अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रचना के सभी गुणों दोषों को बताना ही आलोचना कहलाती है। मतलब कोई भी रचना हो, कहानी, कविता, ग्रंथ इत्यादि, कोई भी रचना हो, उसके सभी गुण दोष के बारे में, यानी जितने भी उसमें गुण है और जितने भी उसमें दोष है, सभी के बारे में बताना, ठीक है, हमारा क्या कहलाता है, आलोचना कहलाता है। देखिए दोस्तों, और भी सारा क्वेश्चन तो अपलोडेड है, लेकिन इस टाइप से जिससे आपको बेहतर नंबर मिले, शायद ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और क्योंकि आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो आपको अच्छा मार्क्स चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप अगर अच्छा मार्क्स नहीं लाओगे तो फिर आप आगे आपको दिक्कत होगा, तो आपको बेहतर तरीका से लिखना है। ठीक है, अब आगे देखो,
आलोचना जो शब्द है ना वो लुच धातु से बना है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिखना जरूरी है दोस्तों, ताकि एग्जामिनर पढ़े ना तो लगे नहीं ये कुछ लिखा है। नीचे आप क्या लिख रहे हैं उसको देखने वाला नहीं है, बस ऊपर थोड़ा सा आपको अच्छा से लिखना है। आलोचना शब्द जो है लुच धातु से बना है, और लुच का क्या अर्थ होता है? देखना। देखना मतलब क्या? हम कविता को देख रहे हैं तो उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई उसको हम देख रहे हैं, है ना। तो आलोचना शब्द लुच शब्द धातु से बना है, और लुच का मतलब होता है देखना। अर्थात आलोचना का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? किसी भी वस्तु को भली भांति अच्छे रूप से देखना। किसी भी वस्तु मतलब क्या? चाहे कविता हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया, ग्रंथ हो गया, ये सब चीज़ों को यानी कि कोई भी रचना को भली प्रकार से देखना, मतलब उसको अच्छे रूप से देखना और उसका जांच पड़ताल करना कि वो सही है कि गलत है, यानी कि उसमें क्या गुण है और क्या दोष है। ठीक है, किसी भी रचना को पढ़ करके उसके गुण व दोषों को प्रकट करना उसकी आलोचना कहलाता है। ये भी इसका डेफिनेशन है कि कोई भी रचना को हम पढ़ करके उसके गुण और दोष को प्रकट करते हैं उसको आलोचना कहते हैं। मान लो कि कोई कहानी है उसको हम पढ़ लिए, उसमें क्या गुण है और क्या दोष है उसके बारे में हम बता दिए तो वो आलोचना हो गया। ठीक है, किसी विषय या वस्तु के अच्छे व बुरे दोनों पक्षों का व्यवस्थित मूल्यांकन करना, मतलब कोई भी वस्तु हो कोई भी रचना हो उसके बारे में अच्छा है तो अच्छाई चीज़ें बताना और बुरा है तो बुराई चीज़ें बताना, यानी दोनों पक्षों का व्यवस्थित मूल्यांकन करना है, यानी दोनों चीज़ों के बारे में बताना। उसको मूल्यांकन मतलब जांच पड़ताल करना है ना। अगर हम कोई भी चीज़ों को दोनों बताते हैं, अच्छा ये नहीं सिर्फ अच्छाई बता दिया बुराई छोड़ दिया, अगर हम दोनों चीज़ बताते हैं उसका इसका मतलब ये है कि हम उसका आलोचना किए। ठीक है, तो ये होता है आलोचना। हालांकि अगर जब आप पॉलिटिकल साइंस वगैरह में पढ़े होंगे ना तो वहाँ पर आलोचना का मतलब होता है उसमें क्या कमियां थी उसके बारे में बताना, लेकिन ये हिंदी का है। ठीक है, तो जब ये हिंदी का है तो आलोचना का मतलब होता है अच्छाई भी बताना और बुराई भी बताना। अब बात करते हैं दोस्तों आलोचना का परिभाषा। तो हिंदी आलोचना के निम्नलिखित विद्वान थे। देखो ये आलोचना को जो परिभाषा दिया ना पहले के विद्वान, विद्वान का मतलब ये जो पहले के व्यक्ति थे जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, टी.एस. इलियट, तो ये सब पहले के विद्वान थे हिंदी के जिन्होंने आलोचना का बहुत अच्छा तरीका से परिभाषा दी है। तो इनके परिभाषा को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम 3 विद्वानों का लिए मतलब यहाँ पे 3 परिभाषा को देखेंगे। इस प्रकार से एग्जाम में लिखोगे ना दोस्तों तो जो आप लोगों का कंप्लेंट रहता है ना कि हमको प्रमोट कर दिया गया कम नंबर मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इन्होंने आलोचना की क्या परिभाषा दी है। देखो साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य का मतलब वही हो गया दोस्तों नाटक, कविता, कहानी, ग्रंथ, या तो अगर साहित्य नहीं लिख पाओगे तो यहाँ पर रचना लिख देना। ठीक है, रचना के क्षेत्र में जैसे ग्रंथ को पढ़ करके या तो कहानी को पढ़ करके कविता को पढ़ करके किसी भी एक टॉपिक्स को ले लेना। ठीक है, यानी रचना के क्षेत्र में ग्रंथ को, कहानी को, कविता को पढ़ करके उसके गुण व दोषों की विवेचना करना और उस संबंध में अपना मत प्रकट करना ही आलोचना कहलाता है। मतलब इनका ये कहना ना कि कोई भी रचना हो उसको पढ़ करके उसके गुण व दोषों के बारे में अगर हम विवेचना कर रहे हैं कि उसमें क्या गुण है और क्या दोष है, साथ ही उसमें हम अपना मत प्रकट करना है। मत मतलब हो गया अगर आप अपने और सब कुछ बताना चाहते हैं कि नहीं इसमें ये चीज़ ऐड करना चाहिए या तो इस चीज़ को हटाना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं आलोचना। मतलब पहले उसको पढ़ लो, ठीक है, उसको गुण और दोष बता दो कि क्या गुण दोष है, उसके बाद अपने मन से भी कुछ उसमें बताना है आपको। ठीक है, कि क्या सही गलत लगा, क्या इसमें सुधार किया जाना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं आलोचना। ये किनका कहना? डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। ये सुंदर इसका नाम है इसलिए इन्होंने बहुत ही सुंदर बात कहा है, ये ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों डॉक्टर भागीरथ मिश्र, इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि आलोचना का कार्य, आलोचना जो है ना इसका कार्य क्या है? कवि और उसकी कृति का यथार्थ मूल्य प्रकट करना। मतलब क्या? यानी आलोचना, देखो डॉक्टर भगीरथ मिश्र का कहना है कि आलोचना क्या है, तो आलोचना ये है ना कि कवि और उसकी कृति, यानी जो कवि हैं या तो जो लेखक जी हैं जो वो अपना लिख रहे हैं, जैसे कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, तो उसी का बोला गया कृति। कृति मतलब जो कवि लोग लिखते हैं, तो कृति कौन होते हैं? जो कवि लिखते हैं। जैसे कहानी एक कृति है, किसका? कवि लोगों का। तो जो कवि की कृति होती है ना उसको यथार्थ मूल्य प्रकट करना। यथार्थ मतलब जैसे उसमें है वैसा ही प्रकट करना। मतलब अगर जो चीज़ अच्छा ही बताओ, अगर बुरा है तो बुरा ही बताओ, यानी यथार्थ यानी जैसे है तैसे ही बताओ। ठीक है, तो कोई भी कवि की उसकी रचना को यथार्थ मूल्य प्रकट करना, मतलब उसकी कृति को, उसकी रचना को, उसकी कहानी को, उसकी कविता को यथार्थ मूल्य प्रकट करना, मतलब जैसे है उसमें चीज़ें वैसे ही बताना हमारा क्या कहलाता है? आलोचना कहलाता है। ये डॉक्टर भगीरथ मिश्र का कहना है। नेक्स्ट टी.एस. इलियट, इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि जो आलोचना का उद्देश्य क्या है पता है? किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्णय करना, यानी कि कोई भी वस्तु है, कोई भी कहानी है, कोई भी कविता है, उसके मूल्य का मतलब उसका कितना मूल्य है, मतलब कितना उसमें अच्छाई है कितना बुराई है, तो उसका निर्णय करना
ही हमारा क्या कहलाता है, आलोचना। मतलब कुल मिलाकर के आलोचना का मतलब होता है उसको अच्छे रूप से गहन करके अध्ययन कर लो, पढ़ लो और उसके बारे में अच्छाई और बुराई का प्रकट करो, यानी अच्छाई और बुराई बताओ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हिंदी आलोचना के स्वरूप व प्रकार, कि इनके स्वरूप व प्रकार क्या है। ठीक है, तो एक ही में आपको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, तो हिंदी आलोचना का विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। सबसे पहला साहित्य आलोचना। साहित्य का मतलब हो गया दोस्तों, जैसे साहित्य के अंतर्गत आ जाता है कहानी, कविता, नाटक, ग्रंथ, ये सब साहित्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं साहित्य आलोचना। साहित्य आलोचना मतलब क्या, साहित्य का आलोचना किया जाएगा, मतलब साहित्य की अच्छाई बुराई किया जाएगा। साहित्य मतलब कहानी, कविता, नाटक, ये सब चीज़ों का इसमें अच्छाई या तो बुराई किया जाएगा, यही सब चीज़ों का मूल्यांकन किया जाएगा, जांच पड़ताल किया जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, इसमें साहित्य व रचनाओं का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। विश्लेषण और मूल्यांकन का मतलब ये उसका जांच पड़ताल करना, सही गलत बताना। ठीक है, जैसे कि कविता, कहानी, उपन्यास, ये सब चीज़ों का। साहित्य मतलब ये होता है कहानी, उपन्यास, रचना मतलब ये होता है कहानी, उपन्यास, कविता, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इसमें इन सारे चीज़ों का आलोचना किया जाता है। सामाजिक आलोचना, इसमें समाज के बारे में अच्छाई बुराई बताया जाता है। ठीक है, तो इसमें सामाजिक मुद्दों और समस्याओं का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें जो समाज के मुद्दे होते हैं ना और उसमें जो समस्याएं हैं ना, उसका विश्लेषण और मूल्यांकन। विश्लेषण और मूल्यांकन मतलब गुण और दोष बताया जाता है। अगर आपको विश्लेषण और मूल्यांकन नहीं लिखना है तो यहाँ पर गुण व दोष लिख सकते हैं, कि इसमें सामाजिक मुद्दों और समस्याओं का गुण व दोषों का प्रकट किया जाता है। जैसे जाति व्यवस्था, हमारे समाज में जाति व्यवस्था के बारे में अच्छाई बुराई, लिंग भेदभाव, जो महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में अच्छाई बुराई बताया जाता है, तो वो हमारा हो जाता है सामाजिक आलोचना। राजनीतिक आलोचना, जो राजनीतिक में अच्छाई और बुराइयों को बताते हैं। जैसे एक नेता होता है तो राजनीतिक में होता है, तो क्या सरकार अच्छा कर रही है, क्या गलत कर रही है, उसके बारे में अगर वो कुछ बताएंगे तो हो जाएगा राजनीतिक आलोचना। तो इसमें राजनीतिक विचारों और नीतियों का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि सरकार की नीतियों का आलोचना, कि सरकार की जो नीति है वो कितना अच्छी है, कितना गलत है, जो सरकार कानून बना रही है वो कितना अच्छा है, कितना गलत है, तो उसका मूल्यांकन करना हमारा कहलाता है राजनीतिक आलोचना। सांस्कृतिक आलोचना मतलब ये संस्कृति के बारे में अच्छाई बुराई बताएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें सांस्कृतिक मुद्दों व समस्याओं का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि सांस्कृतिक पहचान, कि हमारा पहचान क्या है और उस हमारा जो रीति रिवाज है उसको पहचान करना, उसमें क्या अच्छाई बुराई वो बताना। संस्कृति का जो आदान प्रदान हो रहा है, जैसे कोई महिला लोग पुरुष को महिला जो होती है वो हिंदू महिला मुस्लिम के धर्म को अपना लेती है, और तो फिर मुस्लिम धर्म को हिंदू धर्म अपना लेती है। तो जो आदान प्रदान हो रहा है ना सांस्कृतिक रीति रिवाज का, ये कितना अच्छा है कितना गलत है, इसके बारे में जो हम लोग प्रकट करते हैं, बताते हैं, वो हमारा सांस्कृतिक आलोचना कहलाता है। नेक्स्ट है सैद्धांतिक आलोचना। मैंने बहुत सारा बता रखा है, अगर एक दो नहीं भी समझ में आए तो आप उसको छोड़ सकते हैं। सैद्धांतिक आलोचना, जो सैद्धांतिक की बात करेगा। ठीक है, यानी इस प्रकार की आलोचना का जन्म भारत में बहुत पहले से ही हो चुका था। ठीक है, एक ही प्रकार की बहुत से कृतियों को आधार बनाकर जब कुछ सिद्धांत निश्चित कर लिए जाते हैं। देखो, यानी बहुत से कृतियाँ मतलब बहुत सारी कृतियाँ मतलब बहुत सारे मुद्दों को, बहुत सारे कविता को, बहुत सारे कहानी को, ठीक है, एक ही आधार बनाकर जब कुछ उससे सिद्धांत निकाल दिया जाता है, मतलब देखा जाता है कि एक कविता एक कविता एक कविता, या तो फिर ये वस्तु ये वस्तु ये वस्तु, तीनों लगभग एक ही जैसा है, जिसमें से कमियां भी एक ही जैसा है और गुण भी एक ही जैसा है, तो वो सभी को एक ही आधार बना करके उससे कुछ सिद्धांत निकाल लेते हैं, मतलब उससे कुछ अच्छा चीज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर उन्हीं के आधार पर आलोचना का कार्य प्रारंभ करते हैं कि उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई। मान लो 10 चीज़ एक ही जैसा है, 10 में एक ही अच्छाई एक ही गुण है, तो 10 को एक ही साथ रख लिया जाएगा और एक ही बार में बता दिया जाएगा कि इसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, तब उससे हम लोग सैद्धांतिक आलोचना कहते हैं। सैद्धांतिक का मतलब एक नहीं, एक से ज़्यादा चीज़ों पर हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, व्याख्यात्मक आलोचना मतलब इसमें व्याख्या किया जाएगा। ठीक है, तो व्याख्यात्मक आलोचना प्रणाली वह आलोचना प्रणाली जिसमें कृति का मूल्यांकन मतलब कृति क्या क्या, वही सब जो रचना मैंने बताया, कविता कहानी ये सब, तो उसका मूल्यांकन के कर्म में उसकी व्याख्या की जाती है, यानी कि मूल्यांकन के कर्म में, यानी जो उसका मूल्यांकन किया जाता है ना कि कौन सा इसमें अच्छा चीज़ है क्या बुरा चीज़ है, वो कर्म में, कर्म मतलब एक व्यवस्थित तरीका से एक लाइन के माध्यम से सीरियल बाय। ठीक है, तो उसको बोलते हैं व्याख्यात्मक आलोचना। हम लोग कोई भी चीज़ को व्याख्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो एकदम सीरियल बाय करते हैं, तो इसमें भी कर्म तरीका से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निर्णयात्मक आलोचना। तो निश्चित सिद्धांतों के आधार पर जब साहित्य के गुण व दोषों का निर्णय कर दिया जाता है तो उसे निर्णयात्मक आलोचना कहते हैं। निर्णयात्मक मतलब क्या, निर्णय दे देना। तो जब हम लोग सिद्धांत के आधार पर क्या करते हैं, सही और गलत बताते हैं, तो उसको हम लोग निर्णयात्मक आलोचना कहते हैं। तुलनात्मक आलोचना, तुलनात्मक मतलब तुलना करना, एक दूसरे से तुलना करना। मान लो कि दो कवि है, वो दोनों में तुलना करना कि किसका कविता अच्छा है किसका गलत है,
या तो फिर एक ही को कवि होगा और उसका दो को कविता होगा, तो उनके दोनों कविता में अच्छाई बुराई करना। ठीक है। तुलनात्मक आलोचना में दो लेखक या एक ही लेखक के दो रचना हो सकते हैं, मतलब दो को लेखक या तो एक ही लेखक है उसका दो कविता या दो कहानी के बीच में तुलना किया जाएगा। मतलब यहाँ पर हमेशा दो चीज आएगा तभी तुलना होगा, है ना। जिस किसी लेखक या उसकी किसी रचना की तुलनात्मक आलोचना करनी होती है तब उस लेखक के जीवन और लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। मतलब कोई भी लेखक हो गया या तो उस लेखक के द्वारा लिखा गया कविता की अगर हमको आलोचना करना है, बुराई करना है या तो अच्छाई करना है, तो सबसे पहले उस कवि के बारे में हमको जानना पड़ेगा, उसके द्वारा लिखा गया कविता के बारे में अच्छा सा गहन अध्ययन करना पड़ेगा, तभी उसकी हम आलोचना कर सकते हैं। यही सब व्याख्यात्मक आलोचना में भी किया जाता है। ठीक है। और ये सब हम लोग कहाँ करते हैं, व्याख्यात्मक आलोचना भी करते हैं। तो ये सब पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं, सीधा सीधी यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है। ऐतिहासिक आलोचना, देखो ये क्या, ऐतिहासिक आलोचना में साहित्य कृतियों का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। मतलब ऐतिहासिक आलोचना में क्या होता है पता, जो भी कृतियाँ होती है, जो भी रचना होती है, उसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यानी ऐतिहासिक रूप से गुण व दोष बताया जाता है, उसको ऐतिहासिक आलोचना कहते हैं। ठीक है। मार्क्सवादी आलोचना, ये मार्क्सवादी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मार्क्सवादी का मतलब हो गया वर्ग संघर्ष, आर्थिक असमानता, यानी ये मार्क्सवादी के कुछ लोग होते हैं। ठीक है। इसमें कुछ लोग शामिल होते हैं जो किस पर बात करते हैं, ये बात करते हैं वर्ग संघर्ष, जो लोगों के बीच संघर्ष हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, समाज में हमारा असमानता फैला हुआ है, गरीबी है, उस पर बात करते हैं मार्क्सवादी लोग। तो मार्क्सवादियों लोगों का सीधा सीधी बात रहता है जो समाज में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है। तो उसके प्रति आलोचना जो किया जाएगा, जैसे देखो मार्क्सवादी आलोचना में साहित्य कृतियों का मार्क्सवादी दृष्टिकोण से विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें वर्ग संघर्ष हो गया, आर्थिक असमानता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मतलब ये सब वही लोग होते हैं जो लड़ाई झगड़ा असमानता जो फैला हुआ उसको दबाने का काम करते हैं। तो इसमें वही चीज़ों पर अच्छाई और बुराई किया जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। नेक्स्ट हिंदी आलोचना की विशेषताएं, तो इसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो हम यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट लिख रखे हैं। पहला है गुण दोष की विवेचन, भाषा और शैली का महत्व। अगर ये सब पॉइंट को भुला जाते हैं तो सीधा सीधी ये वाला आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। सीधा सीधी ये वाला, अगर ये सब पॉइंट्स को भुला जाता है तो सीधा सीधी ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। देखो अगर आलोचना हम किसी का करते हैं तो उससे क्या उसका विशेषताएं होती है, तो देखो पहला गुण दोष की विवेचना, पहली बात तो उस कविता कहानी या तो उस व्यक्ति का गुण और दोष हमको पता चल जाता है। अगर हम आलोचना करते हैं, उसको गहन तरीका से अध्ययन करते हैं, जांच पड़ताल करेंगे तो उसका गुण क्या और दोष क्या वो पता चलता है। ठीक है। तो हिंदी आलोचना में किसी भी साहित्य रचना के अच्छे और बुरे गुणों का निष्पक्ष रूप से विवेचन किया जाता है। मतलब हिंदी आलोचना में कोई भी रचना हो उसकी अच्छाई और बुराई स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। दूसरा है भाषा शैली और महत्व, उसमें कौन सा भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, वो भाषा शैली अच्छा है कि बुरा है उसके बारे में पता चलता है। तो आलोचक भाषा, आलोचक का मतलब हो गया दोस्तों जो आलोचना करने वाले आदमी होते हैं ना, जैसे हम आपका आलोचना कर रहे हैं कि आप में क्या अच्छा है बुराई है, तो हम हो गए आलोचक। तो आलोचक जो है ना वो भाषा की शक्ति और मुहावरे के प्रयोग पर ध्यान देता है ना। यानी कि इसमें जो आलोचक जो व्यक्ति होते हैं गुण, मान लो कि कोई व्यक्ति कविता लिख दिया, ठीक है, अब उसका हम क्या करने जा रहे हैं, आलोचना करने जा रहे हैं, तो हम हो गए आलोचक। तो हम उसके भाषा की शक्ति को देखेंगे, उसमें कौन सा मुहावरा का प्रयोग किया है उस पर हम लोग देखेंगे और उसका गुण दोष को निकालेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक को समझना, अगर कोई कविता कहानी है तो उसमें कौन सा सामाजिक और सांस्कृतिक है, कौन सा समाज के बारे में उन्होंने मुद्दा उठाया है, उसमें क्या रीति रिवाज का बात चला है, उसका भी हमें समझ आता है। यह केवल साहित्य तक सीमित ना होकर, मतलब यह केवल साहित्य तक यानी कहानी कविता यही सब तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज सांस्कृतिक और जीवन को समझने का भी एक क्या है साधन है। हम किसी व्यक्ति के जीवन को भी समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति के समाज के बारे में समझ सकते हैं, उसकी संस्कृति को भी अच्छाई बुराई के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आलोचक का दृष्टिकोण। और जो आलोचक मतलब जो व्यक्ति आलोचना करने वाले होते हैं उसका भी दृष्टिकोण। देखो एक अच्छे आलोचक मतलब जो एक अच्छा व्यक्ति हैं जांच पड़ताल करने वाले, ठीक है, में सहानुभूति, संवेदनशीलता और गहन अंतर्दृष्टि होना आवश्यक है, वह निष्पक्ष और भरोसेमंद होता है। देखो एक व्यक्ति जो किसी चीज़ों को आलोचना करने जा रहा है, ठीक है, मतलब जांच पड़ताल करने जा रहा है, वो व्यक्ति के अंदर सहानुभूति होना चाहिए, संवेदनशीलता होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ों को सहन करने की क्षमता होना चाहिए, गहन अंतर्दृष्टि होना चाहिए, मतलब गहन तरीका से बहुत अंदर गहराई तक जाकर के उसके बारे में अध्ययन करे, ये सब चीज़ें उसके अंदर होना चाहिए, तभी उसको भरोसेमंद माना जा सकता है और एक अच्छा निष्पक्ष यानी साफ सुथरा और भरोसेमंद माना जा सकता है। नेक्स्ट है पाठक और लेखक के लिए। देखो पाठक और लेखक के लिए, लेखक मतलब जो लिखने वाले होते हैं, पाठक मतलब जो पढ़ने वाले होते हैं।
ठीक है। तो आलोचना कवि को सुधारने और पाठक की रुचि को बढ़ाने का कार्य करती है, जिसमें दोनों का लाभ होता है। देखो मान लो कि कोई कविता लिख दी है, ठीक है, हम उसमें कमी निकाल रहे हैं, तो इससे क्या हो गया, लेखक को थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा कि हाँ मेरा कविता में कमी रह गया। या तो फिर मान लो कि वो कविता लिखे उसमें कुछ अच्छाई चीज़ें हैं, तो हम पढ़ करके हम अपने जीवन के अंदर अच्छाई चीज़ों को ग्रहण करेंगे। तो ये दोनों के लिए फ़ायदा होता है, पढ़ने के लिए, पढ़ने वाले लोगों के लिए भी, और जो लेखक लिख रखे हैं उनके लिए भी। गहन अध्ययन और विश्लेषण, इसमें गहन अध्ययन किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है। तो आलोचक किसी रचना की गहराइयों में जाकर उसके अर्थ और उद्देश्यों को समझने का प्रयास करता है। बात करते हैं दोस्तों निष्कर्ष का, ठीक है। निष्कर्ष क्या, देखो इस विभिन्न प्रकार की आलोचनाओं के माध्यम से, यानी कि अलग अलग प्रकार की आलोचनाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की आलोचनाओं से मतलब अलग अलग प्रकार के हम लोग आलोचना करते हैं ना, इससे क्या होता है पता है, हिंदी आलोचना साहित्य की कृतियां और सामाजिक मुद्दे के बारे में गहराई से समझने और विश्लेषण करने में मदद मिलती है। मतलब क्या होता है पता है, जब हम किसी चीज़ को आलोचना करते हैं कि उसके गुण दोष को बताते हैं ना, तो जितने भी सारी कृतियाँ होती है, कविता, कहानी, या तो कोई व्यक्ति के बारे में भी, तो उनके सामाजिक मुद्दा के बारे में हमको गहराई से समझने का और उसका जाँच पड़ताल करने में मदद मिलता है कि उसमें क्या हमारा गहराई से समाज का मुद्दा है, उसमें क्या जीवन के बारे में बताया गया है, कौन सा विषय पर उन्होंने अच्छे रूप से बताए हैं, कौन सा मुद्दे पर गलत तरीका से बताएं, ये सब चीज़ों को बहुत ही गहराई से हमको पता चलता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हिंदी आलोचना के उद्भव व विकास पर प्रकाश डालें। या तो चेंज करके दे सकता है कि आचार्य शुल्क पूर्व यानी आचार्य शुल्क जिससे पहले की आलोचना पर विश्लेषण प्रस्तुत करें। तो दोनों एक ही है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका हम लोग परिचय देखते हैं, ठीक है। आलोचना जो शब्द है ना वो लुच धातु से बना है, ठीक है। लुच का अर्थ होता है देखना, अर्थात आलोचना का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु को भली प्रकार से देखना। देखो दोस्तों इस देखना का मतलब क्या है, इस देखना का मतलब आपको समझना है। देखना का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ है आपके सामने, कोई कविता है, कोई नाटक है, कोई वस्तु है, कोई भी चीज़ है, तो उसको बढ़िया से पहले जांच पड़ताल कर लेना, बढ़िया से उसको अध्ययन कर लेना। उसके बाद उसमें जो चीज़ अच्छाई है मतलब जो उसमें गुण है तो उसका गुण बताना, जो बुरा चीज़ है उसका, ठीक है, यानी जो उसका बुराई चीज़ है, गलत चीज़ है, दोष है, वो बताना। मतलब जांच पड़ताल करके उसके बारे में गुण या दोष बताना। तो जो हम उसको गुण और दोष बताते हैं ना उसी को बोला गया देखना। मतलब उसको देखेंगे हम लोग कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसी को हम लोग आलोचना कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ों को बढ़िया से अध्ययन करके उसका गुण और दोष बताना ही हमारा क्या कहलाता है, हिंदी आलोचना कहलाता है। तो देखना का मतलब हो गया उस वस्तु का गुण और दोष के बारे में बताना, यानी जो भी चीज़ उसमें अच्छाई या तो फिर बुराई है उसके बारे में बताना, ठीक है। अर्थात आलोचना का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु को भली प्रकार से देखना। वस्तु का मतलब हो गया कोई भी कहानी, नाटक, कविता, हिंदी में यही सब चीज़ आता है ना। वस्तु मतलब ये नहीं कि टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, नहीं। यहाँ पर हिंदी में आएगा आपका कोई भी कहानी, कोई भी कविता आ सकता है, ठीक है, कोई भी नाटक आ सकता है। तो वो सबको क्या करना दोस्तों, भली प्रकार से देखना। भली प्रकार से देखना मतलब अच्छे रूप से उसको देखना, मतलब क्या कमियां हैं और क्या सही है। अगर सही है तो सही बताना, कमी है तो कमी बताना, ठीक है। अगर आपको यहाँ वाला समझ नहीं आएगा दोस्तों तो यहाँ पर आपको बहुत ही बेटर तरीक़े से समझ में आने वाला है, ठीक है। देखो किसी भी रचना, जैसे रचना मतलब कहानी भी हो गया, कविता हो गया, नाटक हो गया, ग्रंथ हो गया, सब चीज़ हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है, का अध्ययन करके जब उसके गुण व दोषों को प्रकट किया जाता है तो उसे आलोचना कहते हैं। मतलब कोई भी रचना हो गया, कहानी हो गया, चाहे कविता हो गया, चाहे नाटक हो गया, वो सब चीज़ को बढ़िया से अध्ययन कर लेना और उसमें क्या गुण और दोष है उसके बारे में बताना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आलोचना कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। किसी भी रचना को पढ़ करके उसके गुण व दोषों को प्रकट करना ही उसकी आलोचना कहलाता है। ये आपको तो पता चल गया कि कोई भी चीज़ को, कोई भी रचना हो, रचना मतलब कोई भी कहानी, नाटक हो गया, कविता हो गया, ये सब चीज़ों को, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ करके उसके गुण व दोषों के बारे में बताना ही आलोचना कहलाता है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास कैसे हुआ। आखिर हिंदी आलोचना इतना विकास कैसे हुआ। हम भी एक बच्चे होते हैं, माँ पिता के थ्रू हम लोगों को अच्छा अच्छा चीज़ खाने के लिए मिलता है, सेवा समारोह होता है, उसके बाद हम लोग जाकर के आगे विकास होता है हमारा। तो ऐसे ही हिंदी आलोचना भी बहुत पहले की बात है। ये हिंदी आलोचना को लोग नहीं जानते थे, हिंदी आलोचना इतना फेमस नहीं था, ठीक है। तो फिर बाद में इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, ये फिर हिंदी में आलोचना शब्द कैसे आया, कैसे लोग इसको जानने लगे, इसका विकास कैसे हुआ, वो हमको बताना है, ठीक है। आलोचना का मतलब सीधा सीधी बात है दोस्तों, कोई भी चीज़ को बढ़िया से पढ़ करके उसमें क्या दोष है और क्या गुण है उसके बारे में बताना। देखो हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास एक लंबी प्रक्रिया है। हिंदी साहित्य, साहित्य मतलब वही हो गया रचना, जिसको बोलते हैं कविता, कहानी, नाटक, ये सब, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के उद्भव के साथ ही उसकी आलोचना भी प्रारंभ हो गई थी। मतलब देखो ये इसकी जो प्रक्रिया है ना, उद्भव और विकास का, वो बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। जो जैसे ही कविता, नाटक,
कहानी ये सब का उद्भव हुआ ना, उसी के साथ उसका आलोचना भी प्रारंभ हो गया। आलोचना का मतलब हो गया उसका अच्छाई और बुराई बताना भी संभव, मतलब क्या हो गया, शुरुआत हो गया। मतलब जैसे ही साहित्य का विकास हुआ, साहित्य मतलब जहाँ भी हम बोलेंगे साहित्य तो समझना है कविता, कहानी, नाटक, ये सब, ठीक है। तो जैसे ही कविता, कहानी सामने आया, वैसे ही उनका आलोचना भी शुरू हो गया। आलोचना मतलब उसका अच्छाई और बुराई करना भी लोग शुरू कर दिए, ठीक है। इस काल में आलोचना का मुख्य उद्देश्य काव्य की गुणवत्ता का निर्धारण करना था। यानी कि उस समय, ये उस समय की बात है, पुरानी बात, ठीक है। उस टाइम आलोचना का उद्देश्य क्या होता था, जो भी काव्य है, काव्य मतलब वही रचना, कविता, कहानी, ठीक है, उसकी गुणवत्ता का निर्धारण करना। गुणवत्ता मतलब क्या, उसमें अच्छाई और क्या बुराई है, उसके बारे में बताना, ठीक है। चलो, अब हिंदी आलोचना का जो उद्भव और विकास हुआ है ना, वो चार यहाँ पर काल में इसको बांटा गया है। एक तो आदिकालीन आलोचना, दूसरा है भक्ति काल में आलोचना का स्वरूप, तीसरा है रीति काल में आलोचना का विकास, चौथा आधुनिक काल में आलोचना। मतलब एक हो गया आदिकालीन आलोचना, भक्तिकालीन आलोचना, रीतिकालीन आलोचना और एक आधुनिक काल में आलोचना, ठीक है। चलो अब देखते हैं दोस्तों ये सब एक एक करके हम लोग, ठीक है। पहला देखते हैं आदिकालीन आलोचना। आदिकालीन मतलब पुरानी समय की बात चल रहा है, ठीक है। तो यह सत्य है कि आदिकालीन एवं भक्तिकालीन, ये दो यहाँ पर बात चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि भक्तिकालीन के बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है सत्य बात, कि आदिकालीन एवं भक्तिकालीन रचनाओं में किसी स्वतंत्र चिंतन के संकेत नहीं मिलते हैं। मतलब आदिकालीन में अगर हम चल जाएं और भक्तिकालीन में भी चल जाना, तो कोई भी रचना, कविता, कहानी, किसी भी चीज़ों पर हमें किसी भी स्वतंत्र चिंतन के संकेत नहीं मिलते हैं। मतलब कोई भी ऐसा चिंतन, कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलता जो स्वतंत्र हो, जिसको हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो हमारा हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास हुआ है वो इसी के कारण हुआ है। ऐसा कोई भी हमें संकेत नहीं मिल रहा है। स्वतंत्र मतलब स्पष्ट रूप से हमें कोई भी संकेत नहीं मिल रहा है जिससे हमको पता चले कि हिंदी आलोचना का विकास कैसे हुआ। तो ये हमें आदिकालीन में और भक्तिकालीन में, ये दोनों हमको पता ही नहीं चल पा रहा है। फिर भी परंतु कुछ कवियों का कहना है कि रचनाओं में उनके आलोचनात्मक संबंधित विचार आवश्यक मिलते हैं। देखो मतलब कि आदिकालीन और भक्तिकालीन में ये बताना संभव नहीं है 100% यानी स्वतंत्र रूप से कि इसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। परंतु उस टाइम के कवियों का कुछ ये कहना है कि जो भी उस टाइम की रचना थी, कविता, कहानी जो भी थी, उसका आलोचनात्मक संबंधित विचार आवश्यक मिलते हैं। मतलब उस टाइम भी आलोचनाएं होती थी, ऐसा कुछ प्रमाण मिलता है, लेकिन कौन है जिसकी वजह से विकास हुआ, ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिलता है साफ साफ, ठीक है। कुल मिलाकर के इनका क्या कहना दोस्तों, कि पहले के टाइम में कोई भी स्वतंत्र चिंतन का संकेत नहीं मिलता है कि पहले कौन इसका चिंतन करते थे, कौन इनको आगे बढ़ाते थे, कौन इस पर गहन अध्ययन करते थे। लेकिन कुछ कवियों का ये कहना है कि उस टाइम भी कविता, कहानियों पर आलोचनाएं हुआ करती थी। मतलब अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लोग बोलते थे। आलोचना मतलब कि अच्छाई और बुराई बोलना, ठीक है। तो पहले के टाइम में भी अच्छाई और बुराई बोला जाता था, लेकिन किसके कारण से, कौन सा ऐसा कवि थे जिसके वजह से आगे बढ़ रहा था, ये बात बताना नामुमकिन है, ठीक है। दूसरा भक्ति काल में आलोचना का स्वरूप। देखो इस काल में हिंदी आलोचना का अधिक विकास दिखाई नहीं देता है, ठीक है। यानी भक्ति काल में भी क्या होता है ना, कि इस टाइम भी आलोचना का अधिक विकास दिखाई नहीं पड़ता है। इस टाइम भी आलोचना का अभी तक बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। ना ही इस काल में आदिकाल की तरह किसी स्वतंत्र ग्रंथ की रचना हुई, और इस काल में भी कोई भी स्वतंत्र ग्रंथ की रचना नहीं हुआ। इसके पहले पढ़े थे ना हम लोग, इसमें भी कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं आ पाया कि कौन इसको छापे हैं, कैसे ये आगे बढ़ा है। इस टाइम कोई भी ऐसा ग्रंथ हमको नहीं मिल पाया, कोई भी कवि के द्वारा ऐसा कोई ग्रंथ, कहानी, कविता नहीं मिल पाया जिससे स्पष्ट पता चल सके कि आलोचना कैसे आगे बढ़ रहा है, उनका विकास कैसे हुआ। सेम यहाँ पर भी कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं मिला, ठीक है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आलोचना कैसे आगे बढ़ रहा है। ना तो इसमें हमको कोई साक्ष्य मिल रहा है, ना तो इसमें मिल रहा है, ठीक है। फिर भी तो यह सत्य है कि अनेक कवियों का काव्य पर बड़ी गहरा चर्चा आवश्यक देखने को मिलता है। देखो ये दोनों को मैंने एक ही भाषा में समझा दिया कि कोई भी साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि उस टाइम के कवि भी रचनाओं पर क्या किया करते थे, यानी उस पर क्या किया करते थे, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ किया करते थे, मतलब आलोचनाएं किया करते थे। लेकिन कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं पता चला। इसके अतिरिक्त कुछ टिकाएँ भी मिलती है। देखो इसमें भक्ति काल में इसके अलावा कुछ वहाँ पे टिकाएँ भी मिलती है, टिकाएँ भी होती थी, ठीक है। जैसे कहानी, नाटक ये सब होती है ना, वैसे टिकाएँ भी हुआ करती थी, ठीक है। उन्हें व्याख्यात्मक आलोचना के अंतर्गत लिया जाता था, ठीक है। जो टिकाएँ मिला है ना, उसे व्याख्यात्मक आलोचना के अंतर्गत मान लिया गया था, परंतु इन टिकाओं को शुद्ध व्याख्यात्मक आलोचना के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता। देखो आने की उस टाइम जो टिकाएँ मिला है ना, उसको व्याख्यात्मक आलोचना के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन फिर भी सही जिसको शुद्ध व्याख्यात्मक आलोचना कहा जा सकता है उसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। मतलब मिला तो है,
ठीक है, और उसको व्याख्यात्मक आलोचना के अंतर्गत तो रखा गया, लेकिन उसको शुद्ध बोला जा सकता है, सही बोला जा सकता है, 100% श्योर वो ये इसके अंतर्गत नहीं आता था, इसलिए टिकायों को व्याख्यात्मक के अंतर्गत नहीं रखा गया है। आने की व्याख्यात्मक के अंतर्गत रख सकते हैं, लेकिन जो शुद्ध व्याख्यात्मक है ना, इसके अंतर्गत नहीं रख सकते। ठीक है, अगर ये पॉइंट समझ आए तो ठीक है ना, तो इसको हटा सकते हो। नेक्स्ट है तीसरा, रीति काल में आलोचना का विकास, कि रीति काल में आलोचना का विकास कैसे हुआ। ठीक है, रीति काल में आलोचना का विकास, देखो रीति काल में काव्य सिद्धांतों का विवेचन करने वाले अनेक ग्रंथ मिलते। देखो यानी रीति काल में काव्य सिद्धांतों का विवेचन करने वाले बहुत सारे ग्रंथ मिलते। ठीक है, इसमें जो काव्य है ना, काव्य मतलब जितने भी सारे रचनाएं थी, कविता, कहानी, नाटक, ये सब के सिद्धांतों का विवेचन करने वाले अनेक ग्रंथ मिलते हैं। ठीक है, वास्तव में केशव दास को इस काल की सैद्धांतिक आलोचना का सूत्रपात करने वाला कहा जा सकता है। मतलब इस टाइम का जो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है ना, सूत्रपात जाता है ना, वो किसको जाता है? केशव दास को जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सैद्धांतिक आलोचना का प्रतिपादन किया है। जितने भी सारे काव्य थे, रचना थे ना, उसका सैद्धांतिक पर इन्होंने लाने का प्रयास किया है। ठीक है, सैद्धांतिक आधार पर लाने का प्रयास किया है। तो यह पूरी जो रीति काल है ना, वो सैद्धांतिक पर आधार है। ठीक है, सैद्धांतिक पर क्या है? आधारित है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि रीति काल में जितनी भी सारी रचनाएं थे ना, वो सिद्धांतों का विवेचन करने वाले अनेक ग्रंथ मिलते हैं। यानी सिद्धांतों का अविवेचना करने वाला बहुत सारे ग्रंथ मिलता है, जो सिद्धांत के आधार पर उसको बनाया गया था। वास्तव में केशव दास को, यानी कि केशव दास को ही सैद्धांतिक आलोचना का सूत्रपात करने वाला कहा जा सकता है। ठीक है, आगे देखो, इस काल के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथों में कवि प्रिया, रसिकर प्रिया, ठीक है, रसिक प्रिया, केशवदास की रचनाएं आदि थे। इसके अतिरिक्त अन्य लेखक भी थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से सैद्धांतिक आलोचना को आधार बना करके आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना किया। ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे कवि आए, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ग्रंथ कौन कौन सा था? कवि प्रिया, रसिक प्रिया और केशवदास की भी बहुत सारे रचनाएं आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा और भी अनेक लेखक भी थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से सैद्धांतिक आलोचना को आधार बना करके, यानी जो सैद्धांतिक आलोचना है ना, उसको आधार बना करके आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना किया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डीपली में जाके नहीं समझा रहा हूँ। फिर भी अगर समझ नहीं आता होगा तो आप बता सकते हैं, मैं आपको डीपली में जाकर समझाऊंगा। चौथा है आधुनिक काल में आलोचना का विकास। तो देखो, इस काल में भी, आधुनिक मतलब अभी का टाइम है, वर्तमान टाइम में। ठीक है, तो इस काल में हिंदी आलोचना का समुचित विकास देखने को मिलता है। मतलब वर्तमान टाइम में इनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। इस काल की आलोचना की खास बात यह है कि इस काल में रीतिकालीन आलोचना पद्धति से निकलकर एक नए मार्ग की ओर प्रशस्त होती हुई दिखाई देती है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? रीतिकाल पढ़ा। और ये सब रीतिकाल से, मतलब सब एक पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जा रहा है ना, तो यहाँ पर रीतिकालीन आलोचना की पद्धति से ही निकल करके, मतलब जो आधुनिक टाइम में, अभी के टाइम में जो विकास हुआ ना, वो सब कहाँ से निकला हुआ है? रीतिकाल से ही निकला हुआ है। और ये आधुनिक काल में आकर के इसका जो विकास की रफ्तार है वो तेज हो गया। ठीक है, इसके मुख्य कारण क्या है? पत्र पत्रिकाओं का प्रचलन। क्योंकि देखो, अभी के टाइम में पत्र पत्रिका आ गया, अखबार आ गया, तो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, तो इसके वजह से इनका विकास हुआ। संपर्क, अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा संपर्क बढ़ रहा है लोगों का, इसके वजह से भी इसका विकास हुआ। पाठकों में चेतना का विकास हो सकता है। और जो पाठक, यानी पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, उन बहुत सारे पहले पढ़े लिखे नहीं होते, तभी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो उनको पढ़ना थोड़ा रुचि लगने लगा, पढ़ पाते हैं। पहले अनपढ़ थे, तो जब लोग पढ़ पाएंगे तभी तो कोई भी चीज़ों के बारे में अच्छाई और बुराई पता कर पाएंगे ना। तो अभी के टाइम में इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इसका कारण क्या है? पत्रिकाओं का प्रचलन, संपर्क, पाठकों में चेतना का विकास होना। पाठकों मतलब पढ़ने वाले व्यक्ति का मन, ज्ञान, बुद्धि बढ़ा, वो पढ़ना स्टार्ट किए, उसके अंदर ज्ञान बढ़ा, तभी तो वो चीज़ों को फिर बता पाएँ कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। ठीक है, तो यही सब वजह के कारण वर्तमान टाइम में इसका विकास बहुत ज़्यादा अधिक हुआ। इस काल के आलोचनाओं को निम्नलिखित उपभागों में बांटा जा सकता है। मतलब जो आधुनिक काल में हमारा आलोचना का विकास हुआ ना, उसको हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। ये 4 भाग इसी से निकला हुआ है, आधुनिक काल माने कि वर्तमान टाइम में। ठीक है, तो अभी के टाइम में हमारे 4 लेखक आते हैं: भरतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुल्क युग, शुल्क उत्तर युग, यानी शुल्क जी के बाद का युग। ठीक है, इसमें किनका योगदान है? भरतेंदु जी का योगदान है, इसमें द्विवेदी जी का योगदान है, आलोचना को आगे बढ़ाने में इन्होंने मदद किया। ठीक है, तीसरा में शुल्क जी का योगदान है, जिसकी वजह से आलोचना आगे बढ़ा है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत सारे कवि ने मिलकर के आगे बढ़ाए हैं, ये है शुल्क उत्तर युग, यानी शुल्क युग के बाद का युग। ठीक है,
देखो पहला पढ़ते हैं भरतेंदु युग। इस युग से ही कुछ विद्वानों हिंदी आलोचना का विकास मानते हैं। देखो इसी युग से बहुत सारे विद्वानों ने क्या मानते हैं, आलोचना का विकास जो हुआ वो मैन यही से हुआ, भरतेंदु युग से ही लोग मानते हैं। ठीक है, इस युग में सैद्धांतिक आलोचना के साथ साथ व्यवहारिक आलोचना के भी दर्शन होते हैं। मतलब इसमें सैद्धांतिक आलोचना का भी विकास हुआ और व्यवहारिक आलोचना का भी विकास हुआ। सैद्धांतिक आलोचना में भरतेंदु का नाटक सबसे पहले गिनने योग्य है। यानी कि जो अगर मैं सैद्धांतिक, देखो इसमें दो चीज़ों का विकास हुआ, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। अगर सैद्धांतिक की बात करूँ ना तो इस टाइम भरतेंदु जी का एक नाटक प्रसिद्ध हुआ जिसका नाम है, इस ग्रंथ में नाटक से संबंधित चर्चा भी किया गया था। ठीक है, इस टाइम नाटक जो था ना किसका, भरतेंदु युग का, वो गिनने योग्य था। मतलब इन्होंने जो नाटक लिखा था ना, जो इन्होंने नाटक दिखाया ना, वो इस टाइम गिनने योग्य था। मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और आलोचना को आगे लेकर के बढ़ा। ठीक है, और यही जो नाटक है ना, इससे संबंधित चर्चा की गई है, यानी उस टाइम बहुत ज़्यादा इसका चर्चाएँ होगी। दूसरा है द्विवेदी युग। ठीक है, तो द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना का विकास मुख्य रूप से सरस्वती पत्रिका के संपादन और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से हुआ। देखो द्विवेदी युग में अहम भूमिका निभाने वाले कौन थे, द्विवेदी थे। द्विवेदी का ही नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो द्विवेदी के युग में यानी कि इसी के युग में हिंदी आलोचना का विकास जो हुआ वो मुख्य रूप से सरस्वती पत्रिका के संपादन से हुआ, क्योंकि उस टाइम सरस्वती पत्रिका था जो कि इसी के संपादन से हुआ। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादन, एक पत्रिका था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, सरस्वती, और इनका संपादन किया गया। इसकी वजह से आलोचना का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। एक तो इनका क्या था, ये पत्रिका था जिसका नाम सरस्वती था, और कुछ योगदान किसका रहा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का रहा। ये दोनों के प्रयास से आलोचना का विकास बहुत ज़्यादा हुआ। आलोचकों ने रीतिवाद का विरोध किया, जो पहले हम लोग रीतिवाद पढ़े था ना, उसका विरोध किया और खड़ी बोली को कविता की प्रमुख भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया और बताया गया कि नहीं, रीतिवाद को हटाया जाए और खड़ी बोली को अपनाया जाए, क्योंकि कविता वगैरह हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें खड़ी बोली वगैरह का यूज होता है। ठीक है, तीसरा है शुल्क युग। इसमें व्यक्ति जो थे ना, शुल्क जो हमारा कवि थे, इन्होंने यहाँ भूमिका निभाई है। ठीक है, तो शुल्क युग को हिंदी आलोचना का स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग मतलब क्या, सोना का युग, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुल्क जी का पूरा नाम क्या था, आचार्य रामचंद्र शुल्क जी ने आलोचना के लिए एक वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक आधार स्थापित किया। इसको स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो थे ना शुल्क जी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुल्क जी, इन्होंने क्या किया, जो आलोचना है ना उसका एक रूप दिया। कौन सा रूप दिया, वैज्ञानिक रूप दिया। एक जो हम लोग वैसे मान के चलते हैं अंधभक्तों की जैसा सो, और जो एक वैज्ञानिकों ने बताता है, वैज्ञानिकों से जो जांच पड़ताल होता है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इन्होंने वैज्ञानिकों का आधार माना, विश्लेषणात्मक मतलब जाँच पड़ताल को आधार माना। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा क्या, यानी कि स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास देखने को मिला, क्योंकि ये आधार क्या चुने थे, वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक मतलब जांच पड़ताल के साथ। इसी का पॉइंट है, शुल्क जी के कार्यों के कारण आलोचना का स्तर सुधरा, यानी कि आलोचना का स्तर जो है वो क्या हो गया, सुधरा, और अन्य आलोचकों ने भी उनके दिखाए रास्ते पर चल करके आलोचनात्मक लेखन किया, और भी जो लेखक थे उसी के रास्ते पर चल करके इस पर यह भूमिका निभाएं, जिसे आज भी हिंदी आलोचना का एक महत्वपूर्ण निर्णायक चरण माना जाता है। उसी की वजह से तो आज इतना विकास हुआ। ठीक है, चौथा है शुल्क उत्तर युग, यानी शुल्क जी के बाद का युग। ठीक है, तो शुल्क उत्तर युग में हिंदी आलोचना में विभिन्न विधाओं जैसे मार्क्सवादी, मनोवैज्ञानिक और स्त्री केंद्रित आलोचनात्मक का विकास हुआ। देखो शुल्क जी के बाद का भी विकास हुआ। बाद का विकास कैसे हुआ, जैसे मार्क्सवादी में मतलब होता है दोस्तों, जो समाज में हमारा ऊंचा नीचा भेदभाव होता है, जो समाज में लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, उस पर जो मुद्दा उठाते हैं उसको बोला जाता है मार्क्सवादी। तो इसका भी विकास हुआ, जो समाज में बहुत ज़्यादा मतलब रीति रिवाज गलत चल रहा था, भेदभाव चल रहा था, वो सब चीज़ को मिटाने का प्रयास किया जा रहा था, उसी को बोला जाता है मार्क्सवादी। मनोवैज्ञानिक हो गया, स्त्री केंद्रित आलोचना, स्त्रियों के प्रति भेदभाव जो किया जाता था, ये सब चीज़ों का विकास हुआ। ठीक है, जहां आचार्य रामचंद्र शुल्क की एक ऐतिहासिक आलोचना पद्धति को आगे बढ़ाया गया, और जो आचार्य रामचंद्र शुल्क जी की जो ऐतिहासिक आलोचना थी ना, इस पद्धति को आगे बढ़ाया गया और नए साहित्यिक विषयों पर ध्यान केंद्रित किया, और एक नया साहित्यिक विषय पर क्या किया गया, केंद्रित किया गया। उस टाइम जो भेदभाव चल रहा था ना उसको समाप्त किया गया और एक नए साहित्य विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष को। ठीक है,
हिंदी आलोचना का निष्कर्ष यह है कि भरतेंदु युग में इसका जन्म हुआ, मतलब इसका जन्म माना जाता है कि भरतेंदु युग में हुआ। द्विवेदी युग में इसे दिशा मिला, और जो द्विवेदी युग में इसको दिशा मिला मतलब जन्म हुआ कब, भरतेंदु युग में, और द्विवेदी युग में इसको दिशा मिला। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, मतलब एक जन्म दिया, एक इसको दिशा दिखाया, और तीसरा इसका जांच पड़ताल किया वैज्ञानिकों के द्वारा और व्यवस्थित करने का प्रयास किया। शुल्क के बाद यह मार्क्सवादी, दलित और स्त्री लेखक जैसे विभिन्न विचारधाराओं में विकसित हुआ। उसके बाद भी ये जो आलोचना है वो रुका नहीं, आलोचना चलते रहा। मार्क्सवादी में, दलितों में जो दलित के साथ भेदभाव होता था, स्त्री पुरुषों के साथ जो भेदभाव होता था, ये सब अलग अलग विचारधाराओं में भी इसको आगे विकास देखने को मिला। आगे देखिए, निरंतर विकसित होकर मतलब इसका निरंतर विकास होते गया और आज समकालीन विमर्शों तक पहुंच चुकी है। मतलब क्या कि इनका निरंतर विकास होते गया और ये आज अभी के टाइम तक पहुंच गया। समकालीन का मतलब जो अभी का टाइम चल रहा है ना, उसी टाइम मतलब सेम टाइम, ठीक है, यानी कि अभी के टाइम तक ये पहुँच गया, ठीक है। तो इसका ऐसा लिखना है कि निरंतर इसका विकास होते गया और इनका जो विकास इस प्रकार से हुआ कि अभी के समय तक भी इसको देखा जा सकता है, ठीक है, यानी कि अभी के समय तक पहुँच गया। क्वेश्चन नंबर 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालें। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल मैं आपको ट्रिक के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों देख सकते हैं, ट्रिक बस इतना ही है, बस यही आपको याद रखना है इस वीडियो में। उसके बाद आपको एक भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई मान लो कि दूसरा कभी पर भी आ जाता है तो भी आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से लिख पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचनात्मक दृष्टि है ना, इस पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, ये बात है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, तो इसके द्वारा जो आलोचनात्मक दृष्टि है, यानी कि जो इन्होंने हिंदी में जो आलोचना किए हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना है। अब ये आलोचनात्मक या तो फिर आलोचना क्या होता है? आलोचना का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ों पर अच्छा या गलत बताना, ठीक है। जैसे मान लो कि ये सब कवि लोग हैं और कवि लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं क्या उसमें अच्छाई है, क्या बुराई है, और उसी पर फिर वो कहानी लिख देते हैं, कविता लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, ये सब चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल जी जो थे ना, वो भी एक क्या थे, आलोचक थे। हिंदी के क्या थे, आलोचक थे, यानी चीज़ों को सही गलत बताते थे, क्या सही है हमारे समाज में, क्या गलत है। हर एक कवि कोई भी चीज़ को अगर लिखते हैं ना, तो हर चीज़ को देख के चलते हैं ताकि किसी धर्म को चोट ना पहुँचे, किसी की संस्कृति को चोट ना पहुँचे, समाज का विकास हो, समाज में वो चीज़ बाधा ना बने। हर एक चीज़ को देख करके क्या करती है, कुछ चीज़ों का रचना करती है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो आलोचना थी ना, उसके बारे में बताना। आलोचना का मतलब इन्होंने जो चीज़ अच्छाई बताया, बुराई बताया, उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। आलोचना मतलब ही होता है किसी चीज़ों के बारे में अच्छाई या बुराई बताना। तो इसके द्वारा जो भी चीज़ लिखा गया था उसमें क्या अच्छाई थी, इनके द्वारा क्या अच्छा चीज़ बताया गया, क्या बुरा चीज़ बताया गया, क्या अच्छा है क्या गलत है, उसी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रिक में बस आपको ये याद रखना दोस्तों कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहीं भी अगर आपको आ जाए तो इसका जन्म 1884 में हुआ था। उत्तर प्रदेश का एक जिला का नाम है बस्ती है जिला का नाम, उसी बस्ती जिला में इसका जन्म हुआ था। और दूसरा याद रखना आपको 1941 में इसका निधन हो गया था। बस ये 2 डेट आपको याद रखना है। और हर एक कवि का जो मैं आपको समझाऊंगा ना, तो केवल आपको 2 ही डेट याद रखना है, उसका जन्म और कौन सा जगह पर हुआ और उसका निधन, बाकी सारा कुछ मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले परिचय देखते हैं। कोई भी कवि पर अगर आ जाता है ना आलोचनात्मक दृष्टि या तो फिर आलोचना करना, तो सबसे पहले उस कवि का जीवन परिचय लिखना है। और जीवन परिचय में 2 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, पहला उसका जन्मदिन और दूसरा उसका निधन का दिन, ठीक है। बाकी तो नीचे आप लोग बहुत आराम से लिख लोगे, आसान तरीका से। सबसे पहले इसका जीवन परिचय देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार, हिंदी साहित्य का मतलब होगी दोस्तों, हिंदी साहित्य में नाटक भी आ सकता है, कहानी भी आ सकता है, मतलब जो एक कवि लोग जो लिखते हैं ना, उसी को बोला जाता है हिंदी साहित्य, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे ना, वो हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार इसको माना जाता है, ठीक है। इतिहासकार माना जाता है, निबंधकार माना जाता है और आलोचक माना जाता है। निबंध भी बहुत अच्छे अच्छे लिखते थे, इतिहासकार भी इसको माना जाता है और आलोचक माना जाता है, क्योंकि ये बहुत चीज़ों के बारे में क्या अच्छा है क्या बुराई, ये सब चीज़ों को उजागर करते थे और हमेशा अच्छाई चीज़ों को बताते थे। तो अच्छाई और बुराई चीज़ों के बारे में बताना ही हमारा क्या कहलाता है, आलोचक। यानी आलोचक हम उसी व्यक्ति को कहेंगे जो चीज़ों को अच्छे से परखेंगे, अच्छा से जांच पड़ताल करेंगे और उसमें क्या अच्छाई और क्या बुराई है उसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो ऐसा ही थे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। उनका जन्म 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये इसका जन्म से रिलेटेड था। आगे देखते हैं।
शुल्क जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही लगन था, मतलब पढ़ाई लिखाई में उसको बहुत ज़्यादा शौक था। उन्होंने स्वयं ही अध्ययन से हिंदी यानी कि अपने खुद के अध्ययन किया, खुद से मेहनत किया और हिंदी सीखा, अंग्रेजी सीखा, संस्कृत सीखा, बांग्ला और उर्दू जैसा भाषा को बहुत ही अच्छा तरीका से इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और ये खुद से पढ़ करके, इसको कोई सिखा नहीं रहे थे, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने से मेहनत की है। उन्होंने साहित्य के प्रति मतलब कविता, कहानी, नाटक जो भी हिंदी में कवि लोग लिखते हैं, ठीक है, उन्होंने हिंदी साहित्य की प्रति गहरी रुचि रखी। यानी उन्होंने बहुत ही अच्छा तरीका से उसको लिखने में बहुत अच्छा लगता था, कोई भी चीज़ों के बारे में अच्छा ही बताना, उसमें क्या बुराई है उसके बारे में लिखना, इसको बहुत ही अच्छा लगता था, ठीक है। और वो जो भी चीज़ लिखते थे ना उसको पत्र या तो पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करने लगे, ठीक है। जो भी चीज़ लिखते थे उसको पत्र के माध्यम से या तो पत्रिका के माध्यम से वो अपने लेख को यानी कि लिखते थे और प्रकाशित करते थे, छापते थे, लोगों तक पहुँचाते थे। इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की सेवा करते हुए, यानी इस प्रकार से वो जीवन के अंतिम तक भी साहित्य का ही सेवा करते रहे, चीज़ों को बारे में जानते थे, सुनते थे, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, इसका क्या नुकसान होता है, ये सब चीज़ों के बारे में अच्छे से लिखे। और आज भी इन सारे कवियों के द्वारा लिखे गए कहानी, नाटक, अच्छे अच्छे बातों को हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं, ठीक है। और फाइनली इन्होंने साहित्य की सेवा करते करते 1941 में उनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, ठीक है। अब इसका कुछ दो हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है, कि इसका पॉइंट क्या है। देखो, उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास लिखना था। यानी हिंदी साहित्य मतलब मैंने आपको बता दिया, जो लोग लिखते हैं वो सब, तो उसको व्यवस्थित करना। आखिर लिखते तो हर कोई है, लेकिन व्यवस्थित करना अच्छे ढंग से, ताकि आने वाले भविष्य में अगर कोई भी लोग पढ़े उससे कुछ सीखे, है ना। नेक्स्ट है कि उनकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट और प्रभावी था। उनका भाषा बहुत ही सरल था, ठीक है। उनकी जो भाषा शैली थी ना बहुत ही स्पष्ट था, मतलब हर कोई समझ सकता था, प्रभावी था, जो लोगों के जीवन को प्रभावित करता था, सिखाता था कुछ, ठीक है। अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी आलोचना में योगदान, कि इन्होंने हिंदी आलोचना में क्या योगदान दिया, क्योंकि क्वेश्चन था ना हमारा कि आलोचनात्मक दृष्टि, मतलब यही चीज़ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आलोचनात्मक दृष्टि क्या था, यानी इन्होंने आलोचना में क्या योगदान दिए, तो वही चीज़ हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, बिल्कुल अपना भाषा में। अगर मान लो कि यहाँ पर अगर कुछ भाषा को अगर एक आध दो ना भी समझ आए ना, तो भी आप अपने भाषा में बहुत आराम से लिख लोगे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी आलोचना में योगदान, देखते हैं कि इनका क्या योगदान है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी आलोचना में अपार योगदान है, मतलब बहुत ज़्यादा योगदान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान विद्वान, साहित्यकार और आलोचक और निबंधकार थे, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि इतिहासकार थे ये, निबंधकार थे, आलोचक थे। उन्होंने हिंदी आलोचना को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक अर्थान प्रदान किया। ये दो चीज़ हमेशा देखने को मिलेगा कि इन्होंने जो भी आलोचना किया, जो भी चीज़ें बताया, उसका व्यवस्थित और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। व्यवस्थित का मतलब हो गया बहुत ही अच्छे तरीक़ा से व्यवस्थित किया, अरेंजमेंट किया, और वैज्ञानिक मतलब कोई झूठ चीज़ें नहीं मान लिया, वही चीज़ें माना जिसको वैज्ञानिक भी सच मानती है। यानी एक होता है ना कि एक अपने से सही मान लेना, एक वैज्ञानिक तरीका से जांच पड़ताल के साथ, प्रमाण के साथ सही बताना, तो इनका हर एक बात वैज्ञानिक आधार को प्रभावित करता है, वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ था, मतलब हर एक बात को अफवाह नहीं था कि हाँ ये चीज़ बस ऐसे सत मान लिया गया, उसका जांच पड़ताल करते थे वैज्ञानिक तरीका से, इसलिए इसके साहित्य को, इसकी आलोचना को वैज्ञानिक आधार माना जाता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो ये पॉइंट्स को अभी आपको माइंड नहीं करना, टोटल 11 पॉइंट हैं। 11 पॉइंट पर हम 11 के 11 पर हम एक एक करके आपको अच्छे से समझाएंगे। ये सारा पॉइंट्स आपको समझ में आएगा, सारा पॉइंट समझ में आएगा। बाय द वे, अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता, जैसे कि नैतिकता और राष्ट्रीयता, अगर आपको हम अभी बताएंगे कि नैतिकता का मतलब क्या होता है, ठीक है, नैतिकता का मतलब होता है अच्छाई। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है ना नैतिकता, तो उसके जगह में आप अपने से सिंपल लैंग्वेज वाला लिख सकते हो। बाय द वे कि अगर फर्स्ट है वैज्ञानिक और व्यवस्थित आलोचना, और कोई स्टूडेंट ये पॉइंट भूल जाते हैं एग्जाम में जाते टाइम कि वैज्ञानिक और व्यवस्थित जो आलोचना था वो फर्स्ट में क्या था, हमको याद नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इस पॉइंट को आप भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे नंबर 1 लिखो, और ये वाला जो आप समझे हुए ना इसको एक्सप्लेन करो। फिर अगर ये सब पॉइंट्स को भुला जाते हो तो पॉइंट्स को छोड़ सकते हो, सीधा सीधे जो आप समझ रखे ना उस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं 2-2 लाइन छोड़ के। मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ा, आप 2-2 लाइन छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट आपको 11 का 11 अगर याद रहता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद रहता तो डायरेक्टली आप उसके बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे पॉइंट नंबर दे करके। दूसरा, वैज्ञानिक और व्यवस्थित आलोचना, मैंने अभी आपको बताया कि इसके द्वारा जो भी चीज़ आलोचना किया जाता है ना वो बहुत ही व्यवस्थित तरीका था इसका, और वैज्ञानिक तौर तरीका से इसका आलोचना होता था।
आचार्य शुल्क ने हिंदी आलोचना को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित भी किया और उनके अध्ययन के लिए एक सही आधार तैयार किया, है ना। इनके हर एक आलोचना व्यवस्थित था, वैज्ञानिक तौर तरीका पर आधारित था, ठीक है। और उसके अध्ययन के लिए, ताकि ऐसा इसलिए ना, ताकि अध्ययन करना बहुत ही सही हो। और उन्होंने जो भी अध्ययन किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो भी अध्ययन किया वो एक सही आधार पर तैयार किया, उसको अध्ययन करके बहुत ही अच्छा तरीके से जांच पड़ताल करके। दूसरा पॉइंट देखते हैं, मजबूती के साथ लगे रहना। इन्होंने क्या किया, हर एक चीज़ को जांच पड़ताल करना, उसमें क्या सही है उसको बताना, क्या गलत है उसको बताना, मतलब हर चीज़ को लगे रहते थे, ये नहीं कि उसको बीच में छोड़ देते थे, ठीक है। तो शुल्क की आलोचना में मजबूती के साथ रहकर रचना का विवेचन करते थे और अनावश्यक चीज़ लाने से बचते थे। मतलब हर एक चीज़ों को मजबूती से रह करके वो रचना करते थे, मतलब लिखते थे उसको, ठीक है। और अनावश्यक चीज़ें, जो फालतू की चीज़ें हैं उसको अपने कहानी में या तो अपने विचार में लाने से बचते थे, मतलब फालतू चीज़ को ये नहीं लाते थे। तीसरा पॉइंट है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन। इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। काल विभाजन का मतलब है कि कौन सा समय में क्या चीज़ का विकसित हुआ। इसका एक पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। मतलब जितने भी हिंदी का साहित्य है ना, जो कवि लोग लिखते हैं साहित्य, कहानी, नाटक, ये सब जो हो गया, कविता, ये सब, इसका काल विभाजन में बांट दिया कि कौन सा समय में कौन सा कहानी कहाँ तक बढ़ा था, उसके बाद बढ़ा, कौन सा कहानी का विकास कौन सा समय में हुआ, तो उसी को बोलते हैं काल विभाजन। यानी समय का बंटवारा किया कि कौन सा समय में कौन सा साहित्य का विकास हुआ था, उसके बाद कौन सा साहित्य का विकास हुआ, ठीक है। उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन अपने एक पुस्तक है जिसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें वर्णन किया। नेक्स्ट है मनुष्यता और लोक धर्मिता। मतलब इन्होंने जो भी चीज़ का रचना किया, जो भी चीज़ इन्होंने आलोचना की है, ठीक है, उस आलोचना के अंतर्गत उसमें इन्होंने क्या किया, ऐसे ही चीज़ को डालते थे जो मनुष्य के लिए हो और लोक धर्मिता हो, मतलब किसी के धर्म का अपमान ना हो। जयसी और तुलसीदास जैसे कवियों, देखो ये जयसी और तुलसीदास का एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है क्योंकि ये दोनों कवि भी ऐसा ही थे जो मनुष्यता और लोक धर्मिता से ही जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इन्हीं जैसे कवियों के विश्लेषण में, यानी कि इन्हीं का जांच पड़ताल करते हुए भी उन्होंने भी लोक धर्मिता और मानवता जैसे तत्वों पर विशेष बल दिया। पहले इन्होंने जांच पड़ताल किया, इन सारे कवियों से कुछ सीखा और ये सारे कवि से सीख करके उन्होंने भी मनुष्यता और लोक धर्मिता पर ही विशेष बल दिया। आलोचनात्मक विवेक, इसके पास आलोचनात्मक विवेक था। आलोचनात्मक मतलब चीज़ों को परखने का, अच्छाई क्या है उसमें, बुराई क्या है, उसको परखने का एक बहुत ही अच्छा इसके पास विवेक था, मतलब ज्ञान था, है ना। शुल्क जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे किसी भी विषय पर गहन विचार करते थे और अधिकार के साथ विवेचन करते थे। अधिकार के साथ विवेचन करने का मतलब हो गया दोस्तों कि कोई भी चीज़ पर अगर विवेचन करते थे तो वो देखते थे कि किसी के धर्म को चोट तो नहीं पहुंच रहा है, और ये लोगों के हित में ही रह करके, यानी कि लोगों के भलाई के लिए ही क्या करते थे, मतलब उस चीज़ों के बारे में गहन अध्ययन करते थे और सीख देते थे। नेक्स्ट है व्यवहारिक आलोचना। और ये व्यवहारिक आलोचना भी करते थे। व्यवहारिक मतलब जो व्यवहार से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो शुल्क जी ने व्यवहारिक आलोचना को आधार बनाया कि हर एक चीज़ को व्यवहारिक से जोड़ा जाए, क्योंकि मान लो कि कोई भी चीज़ है, कोई भी अगर कोई कहानी लिख रहा है किसी भी चीज़ों पर, तो उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है वो चीज़ के बारे में बताना और उसको अपने जीवन से जोड़ देना, क्योंकि जीवन ही तो व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। आज तक जितने भी कहानी वगैरह पढ़े हैं सब हमारे जीवन से आधारित होता है, ठीक है। तो शुल्क जी ने व्यवहारिक आलोचना को आधार बनाया। रचनाओं का मूल्यांकन उनके ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में किया, यानी जो भी रचना थी, जो भी कहानी, नाटक, जो भी चीज़ था उसका जो मूल्यांकन करते थे, उसका जो आलोचना करते थे, उसमें क्या अच्छाई है, खासियत है, उसको इतिहास को देख करके, उसके सामाजिक को देख करके, सांस्कृतिक के संदर्भ में करते थे, ताकि ये सब चीज़ों को नुकसान ना हो, सांस्कृतिक किसी का खराब ना हो, है ना, समाज में गलत प्रभाव ना पड़े, इतिहास पर गलत प्रभाव ना पड़े, ये सब चीज़ों को देख करके ही वो क्या करते थे, मूल्यांकन करते थे, आलोचना करते थे। नेक्स्ट रसवाद का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। रसवाद का मतलब होता है जब हम लोग कवि लोग वगैरह जब कविता वगैरह लिखते हैं तो उसमें रस आता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे कि ये रस वो रस, ठीक है, तो रस आता है, तो उसका वो वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते थे, यानी कि जाँच पड़ताल करते थे। वैज्ञानिक का मतलब हो गया दोस्तों जैसे एक मशीन है, तो एक वैज्ञानिक का दिया हुआ चीज़ है, तो उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जांच करेगा, मशीन में डाल देना, जांच हो जाएगा। लेकिन मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है, मनोवैज्ञानिक मतलब वो व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है और वो अपने ज्ञान से कोई चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे एक डॉक्टर है जो छू करके बता देगा कि हाँ इसको ये बीमारी है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक हो गया।
लेकिन एगो मशीन है जिसके माध्यम से हम ब्लड को वहाँ पर डालेंगे तब पता चलेगा कि क्या हुआ उसको, तो हो गया वैज्ञानिक। तो वो जो भी चीज़ को जांच करते थे ना, वो वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरीक़े से जांच करते थे। ठीक है, तो शुल्क जी ने रस और भाव को, यानी कि कविता में हम लोग देखते हैं, कहानी में देखते हैं, रस और भाव दोनों होता है, उसकी जो व्याख्या है ना, वो वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों आधार से वो करते थे और उसे जीवन से जोड़ते थे। नेक्स्ट है प्राकृतिक को महत्व। अब ऐसा नहीं कि वो कोई भी चीज़ को लिखते थे या तो अच्छाई चीज़ें बताते थे तो सिर्फ व्यक्तियों का ही चर्चा करते थे, नहीं, वो प्राकृतिक को भी महत्व देते थे। ठीक है, उन्होंने प्रकृति को भी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया। साहित्य मतलब जो भी चीज़ लिखते थे, कहानी, नाटक वगैरह, ठीक है, और वैज्ञानिक समझ के साथ उनका मूल्यांकन किया। और ऐसा नहीं कि वो मतलब प्रकृति का, जैसे मान लो पेड़ पौधा है उसका चर्चा कर रहे हैं तो अपने मन से कुछ भी बता दिया, नहीं, उसका जो भी मूल्यांकन करते थे, जांच पड़ताल करते थे ना, वो वैज्ञानिक समझ से करते थे। इसका हर एक आलोचना वैज्ञानिक पर आधारित है। ठीक है, सार्वभौमिकता, वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक देश के लिए नहीं, वो हर एक विश्व के लिए ही काम करते थे। तो उनकी आलोचना में केवल भारतीय संदर्भ ही नहीं, मतलब भारत को ही संदर्भ नहीं करते थे कि सिर्फ भारत के लिए ही ये चीज़ें हैं, बल्कि विश्व का भी झलक देखने को मिलता है। उसके जो साहित्य था उसमें से सिर्फ भारत का ही चीज़ें देखने को नहीं मिलता है, या तो भारत के बारे में वर्णन नहीं मिलता बल्कि पूरे विश्व का भी वर्णन मिलता है उसमें। साहित्य समाज का दर्पण, उनका कहना है कि जो साहित्य है ना वो समाज का दर्पण है। साहित्य मतलब हिंदी, कहानी, नाटक, यही सब के माध्यम से लोगों को ज्ञान मिलता है और यही इसी की वजह से फिर समाज आगे बढ़ता है, वो उनका कहना है। शुल्क जी ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कहा है। ठीक है, उन्होंने साहित्य को मानव जीवन के उत्थान और सामाजिक विकास का साधन माना है। उनका कहना है कि जो साहित्य है ना, आखिर हम लोग भी बचपन में कहानी पढ़ते हैं, उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा सीख मिलता है और समाज में हम लोग पढ़ लिख करके अच्छा विचार डालते हैं, समाज को विकास की ओर ले जाते हैं। तो उनका कहना है कि साहित्य जो है ना, उस मानव जीवन के उत्थान को आने के आगे बढ़ाता है और समाज को भी विकास की ओर ले जाता है। नेक्स्ट है नैतिकता और राष्ट्रीयता। नैतिकता मतलब हो गया दोस्तों अच्छे चीज़ों से जुड़ा हुआ, और राष्ट्रीयता मतलब अपने देश के लिए। ठीक है, चलो अब आगे क्या पॉइंट है वो देखते हैं। देखो, शुल्क जी के अनुसार साहित्यकार को, साहित्यकार वो होते हैं जो साहित्य लिखते हैं, कहानी, नाटक वगैरह, ठीक है, समाज में नैतिक चेतना और राष्ट्रीय मूल्य स्थापित करना चाहिए। इनका कहना है कि जो भी साहित्यकार होते हैं, अच्छे कवि होते हैं, उसको समाज में नैतिकता मतलब अच्छे चीज़ों की चेतना, अच्छे चीज़ के ज्ञान और राष्ट्रीय मूल्य स्थापित, यानी राष्ट्र के प्रति मूल्य, अच्छी चीज़ें, अच्छे विचार स्थापित करने चाहिए। उनका दृष्टि में, यानी कि जो शुल्क जी हैं उनके दृष्टि में, उनके नज़र में कवि वही श्रेष्ठ है, मतलब वही कवि महान है जिसमें समाज की पीड़ा को दिखाए, विरोध, जो गलत है उसको विरोध करे मुंह खोल करके। ठीक है, जिसके अंदर करुणा की भाव हो, क्रोध हो, भय हो, जगह पर क्रोध भी होना चाहिए और जगह पर भय भी होना चाहिए, जैसे जीवन गत वास्तविक भावनाओं का समावेश हो, वही एक अच्छे कवि है जिसके अंदर ये सब चीज़ देखने को मिले। अब देखते हैं शुल्क जी के आलोचना का महत्व। तो आचार्य रामचंद्र शुल्क का हिंदी आलोचना का महत्व यह है कि उन्होंने हिंदी आलोचना को सैद्धांतिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। ठीक है, मतलब सैद्धांतिक और वैज्ञानिक मतलब एक हर चीज़ को सिद्धांत के आधार पर, मतलब ऐसे नहीं कि झूठ का मान लिया गया, हर चीज़ का जांच पड़ताल के साथ उनका आलोचना होता है। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास के द्वारा हिंदी साहित्य का काल निर्धारण किया। काल निर्धारण मतलब कौन सा साहित्य का विकास किस समय हुआ है। ठीक है, और पाठ्यक्रम निर्माण किया है, यानी उसका पाठ्यक्रम का मतलब वही हो गया कि कौन सा साहित्य किस समय में विकास किया है। ठीक है, उसके साथ साथ निबंध व आलोचना के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो बहुत सारे निबंध लिखे, अच्छे आलोचना मतलब चीज़ों को क्या अच्छाई है क्या बुराई, इसका भी इन्होंने विश्लेषण किया है। ठीक है, जिससे उन्हें हिंदी साहित्य का एक स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ का मतलब होता है दोस्तों जिस चीज़ पर कोई चीज़ खड़ा होता है। तो हम हिंदी साहित्य हम बोल सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुल्क जी का ही देन है हिंदी साहित्य का, जिसकी वजह से विकास हुआ हिंदी साहित्य का। तो हिंदी साहित्य का स्तंभ माना गया किसका, हिंदी साहित्य का स्तंभ माना गया किसको, आचार्य रामचंद्र शुल्क जी को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं थोड़ा सा निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुल्क ने हिंदी आलोचना को एक नई दिशा दी। उनकी व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टि ने हिंदी साहित्य की आलोचना को एक ऊंचा स्थान दिया, आने वाले समय के लिए एक आदर्श स्थापित किया। और अभी के टाइम में जो हम लोग, ये पहले की बात है, तो अभी के टाइम में क्या ये आदर्श नहीं माना गया क्या? हाँ, तो आने वाले टाइम में के लिए इसका जो आलोचना था ना वो एक आदर्श साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी आलोचना की परंपरा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें।
दोस्तों इस क्वेश्चन को बिल्कुल मैं आपको ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये आपका ट्रिक है, ठीक है। बस आपको ये वाला याद रखना है, उसके बाद ये वाला याद रखना है, और बस आपको ये वाला याद रखना है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्लीट ये जो आंसर है ना वो आपका रेडी हो जाएगा और दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हिंदी आलोचना की जो परंपरा है ना, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ये जो परंपरा आ जा रहा है ना यहाँ पर, ये स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन कर रहा होगा, तो हम इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, ठीक है। हिंदी आलोचना की परंपरा की प्रमुख विशेषताओं का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। सबसे पहले हम ट्रिक की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों ट्रिक हमारा क्या है, ट्रिक हमारा ये है कि देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है कि हिंदी आलोचना की परंपरा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करा है, ठीक है। अब आपको ये परंपरा जो कन्फ्यूजन कर रहा है ना, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ देर के लिए परंपरा को हटा दो, ठीक है। परंपरा को हटा दो। अब क्या बात है कि हिंदी आलोचना की प्रमुख विशेषताओं को लिखें, मतलब इसमें आपको हिंदी आलोचना की प्रमुख विशेषता ही लिखना है। अब ये परंपरा का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप लोग सुने होंगे, जैसे कि मान लो कि अगर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि हम धोती पहनते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछेंगे कि आप धोती क्यों पहनते हैं, तो हम बोलेंगे बाबू ये मेरा खानदान ही है, मतलब ये हमारा परंपरा है, ठीक है। यानी शुरू से ही बहुत पहले के टाइम से पहनते आ रहे हैं, फिर पहनते आ रहे हैं, पहनते आ रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा चेंजिंग भी करते आ रहे हैं। जैसे पहले हो सकता था सस्ता धोती पहनते होंगे, फिर थोड़ा सा महंगा धोती, फिर डिजिटल धोती आया, फिर नया नया तरीका का धोती आया, तो हम अलग अलग धोती पहनते जा रहे हैं, लेकिन ये हमारा परंपरा है। वैसे ही हिंदी आलोचना की परंपरा है। हिंदी आलोचना जो लेखक लोग थे ना, कवि लोग, वो बहुत पहले से हिंदी में आलोचना करते थे, यानी कौन सा चीज़ अच्छा है बुराई है उसके बारे में बताते थे, ठीक है। तो कवि लोग और लेखक लोग तो बहुत पहले से आलोचना कर रहे हैं। तो ये जो परंपरा का मतलब हो गया जो बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है, जैसे हिंदी नाटक कविता ये सब बहुत पहले से आ रहा है, तो धीरे धीरे नाटक में, हिंदी में, कहानी में, कविता में परिवर्तन होते गया, होते गया, होते गया, होते गया, और अभी तक ही परिवर्तन होते हुए चला जा रहा है। तो मतलब बहुत पहले के टाइम से जो इसका विकास होते गया, जो हिंदी आलोचना का विकास होते गया ना, बहुत पहले से लेकर के अभी तक जो इसका विकास की यात्रा है ना, उसी के बारे में आपको इसमें बताना है कि हिंदी आलोचना का शुरू से लेकर के लास्ट तक कैसे इनका विकास हुआ। परंपरा का मतलब वही होता है, ठीक है। तो देखो अर्थ है, तो वह आलोचना, यानी हिंदी आलोचना की परंपरा बात कर रहा है ना, तो इसका अर्थ होता है कि वह आलोचना जो पुरानी समय से चली आ रही है, यानी जिस प्रकार से हिंदी आलोचना का विकास होता रहा है, यानी शुरू से लेकर के फिर कुछ समय के बाद हिंदी आलोचना का विकास हुआ, फिर कुछ समय के बाद नया लेखक आए, वो अपना कुछ नया योगदान दिए, उसके बाद इसमें कुछ नया परिवर्तन देखने को मिला, उसके बाद फिर कुछ समय के बाद एक नया विद्वान आया, नया लेखक आए, उन्होंने कुछ अपना ज्ञान दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता गया और हिंदी आलोचना का भी विकास होता रहा। इसी की विशेषताओं के बारे में हमको लिखना है इसमें, हिंदी आलोचना का विकास। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि हिंदी आलोचना की परंपरा की प्रमुख विशेषता लिखें। तो विशेषता का पॉइंट आपके पास ये टोटल 8 पॉइंट है। क्या इतना ही लिखने से आपको 15 मार्क्स मिलेगा? नहीं दोस्तों, आपको ये तो विशेषता लिखना ही पड़ेगा, लेकिन इससे पहले आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि हिंदी आलोचना का विकास कैसे हुआ, क्योंकि परंपरा का मतलब ही हो गया कि शुरू से लेकर के इसका जो विकास होते रहा ना, उस प्रक्रिया को आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या क्या देखने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। हिंदी आलोचना की परंपरा की प्रमुख विशेषता है ना, चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से चेंज करके दे दे, हो सकता है यहाँ पर उद्भव, विकास और इसकी विशेषता दे दे, कोई भी क्वेश्चन दे दे। सबसे पहले इसका हम लोग अर्थ लिखेंगे, उसके बाद हिंदी आलोचना का विकास कैसे हुआ, ठीक है, उसको लिखेंगे, उसके बाद इनका विशेषताएं हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक ट्रिक है। तो हम इस वीडियो में आपको केवल और केवल अर्थ बताएंगे और विशेषता बताएंगे। तो फिर ये हिंदी आलोचना का विकास कहाँ गया, तो ये हम इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बता रखा था हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, ये चारों पॉइंट वहाँ उस वीडियो में भी मैंने बताया था, जाकर के देख सकते हैं। तो वो उसी वीडियो में जो मैंने बताया था ना, ये चारों पॉइंट, वही चारों पॉइंट यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देना है इस क्वेश्चन में भी। और जब तक आप इसका विकास नहीं लिखेंगे तब तक विशेषता नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर चलते हैं, विशेषता को बताएंगे और इसके अर्थ को बताएंगे। बाकी इसकी विकास वाला जो है, जो कि आपको बीच में लिखना है, वो आप पुराना वीडियो से देख लेंगे, ठीक है, जो इसकी पहले मैंने बता दिया है। ये नहीं कि डायरेक्टली विशेषता लिखने दिया तो आप विशेषता लिख दो, विशेषता से पहले आपका इसका विकास कैसे हुआ वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंदी आलोचना की परंपरा को हम लोग देखते हैं। तो हिंदी आलोचना का अर्थ होता है किसी भी रचना या वस्तु, कोई भी रचना या वस्तु, जैसे कहानी हो गया, नाटक हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है, इसी को रचना बोला गया, या तो फिर कोई भी वस्तु हो सकता है, इसका अध्ययन कर सही रूप से व्याख्या करना।
देखो, ये आलोचना का अर्थ हम सिर्फ बता रहे हैं, ये जो हिंदी आलोचना है ना, इस सिर्फ इसका अर्थ बता रहे हैं कि हिंदी आलोचना का अर्थ क्या होता है कि कोई भी चीज़ को सही रूप से अध्ययन कर लेना और उसको व्याख्या करना। व्याख्या मतलब अगर उसमें कोई चीज़ अच्छाई है तो अच्छाई बताना, कोई चीज़ बुराई है तो बुराई बताना, मतलब उसका बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेना और फिर उसके गुण और दोष के बारे में बताना। ये तो सिर्फ हो गया आलोचना का अर्थ। लेकिन हिंदी आलोचना की परंपरा का अर्थ क्या होता है? तो परंपरा का अर्थ होता है वह निरंतर चलती हुई प्रक्रिया, मतलब वह निरंतर चलती हुई प्रक्रिया जो शुरू से चल रही है, जिसमें हिंदी आलोचना का विकास निरंतर विकसित होती रही है। मतलब पहले से इनका विकास धीरे धीरे जो निरंतर होते रहा है ना, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं हिंदी आलोचना की परंपरा। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी आलोचना की परंपरा मुख्य विशेषताएं जो है ना वो समय के साथ बदलती रही, यानी कि जो हिंदी आलोचना की जो परंपराएं की जो मुख्य विशेषता है ना वो समय के साथ बदलती रही है। हिंदी आलोचना की परंपरा की जो विशेषता थी, पहले कुछ था, थोड़ा सा समय बदलते गया, थोड़ा सा इसमें और कुछ वृद्धि होते गया, फिर समय बीतते गया, कुछ और वृद्धि होते गया। जैसे बच्चा भी अगर जन्म लेता है तो कैसे धीरे धीरे उनका वृद्धि होते चलता है। ठीक है, तो समय के साथ हर एक चीज़ बदलते रहती है। आगे पॉइंट देखिए, हिंदी आलोचना की परंपरा का मतलब है कि साहित्य को समझने, उनका गहन मूल्यांकन करने और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने की वह प्रक्रिया जो समय के साथ क्रमबद्ध विकसित हुई है। देखो, हिंदी आलोचना की परंपरा का मतलब क्या होता है? मान लो कि अभी हमको साहित्य को समझना है, अभी के टाइम में अगर मान लो कोई भी साहित्य को समझना है, उसका मूल्यांकन करना है, जांच पड़ताल करना है, उनकी गुणवत्ता में थोड़ा सा और सुधार करना है, तो उसका सुधार हम कैसे करेंगे, उसका जांच हम कैसे करेंगे, उसको हम समझेंगे कैसे? तो हम इस सब प्रक्रिया को तभी समझ पाएंगे जब हम उसके क्रमबद्ध विकसित जो हुआ है ना, समय के साथ जो विकसित होते गया, उस प्रक्रिया को अगर हम पहले समझेंगे तभी हम उसमें कुछ समझ सकते हैं, उसका कुछ जांच पड़ताल कर सकते हैं और उसकी चीज़ों में हम सुधार कर सकते हैं। जब उनकी विकसित हुई जो प्रक्रिया है ना, जो शुरू से इसका विकास होते गया, उसको पहले अध्ययन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं हिंदी आलोचना की परंपरा की विशेषता। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर विशेषता लिख दें, इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा हिंदी आलोचना की जो विकास हुआ है ना उसके बारे में। तो विकास के बारे में हम पिछला वीडियो में बता दिए हैं, तो वो पॉइंट यहाँ पर डालना, उसको डालने के बाद आपको लिखना हिंदी आलोचना की परंपरा की विशेषता। हिंदी आलोचना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, देखते हैं कि क्या क्या विशेषता है। पहला है ऐतिहासिकता, इसके विशेषता में पहला पाया जाता है ऐतिहासिकता। दूसरा सामाजिकता, समाज के बारे में, ऐतिहासिक के बारे में, संस्कृति के बारे में, यानी कि हिंदी आलोचना में ये सब चीज़ हमें देखने को मिलता है। धार्मिक तत्वों के बारे में चर्चा होता है इसमें, शैलियों के बारे में अध्ययन किया गया, आधुनिक दृष्टिकोण, विस्तृत अध्ययन क्षेत्र, शुल्क युग में वैज्ञानिकता, ये सब चीज़ें देखा गया है। देखते हैं एक एक करके। पहला ऐतिहासिकता, आलोचना की परंपरा में साहित्य की ऐतिहासिक विकास यात्रा का विचार महत्वपूर्ण है। मतलब ऐतिहासिकता में क्या बोला गया कि हिंदी की आलोचना की जो परंपरा है ना, इसमें ऐतिहासिक विकास की यात्रा विचार जो महत्वपूर्ण है, यानी कि इसमें जो ऐतिहासिक का विकास हुआ है ना, यानी इतिहास का जो विकास हुआ है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अलग अलग कालखंडों में, यानी कि अलग अलग समय में अलग अलग तरीका से इसका विकास हुआ है। जैसे अलग अलग टाइम का, जब आदिकाल का समय था, भक्ति काल का समय था, रीति काल का समय था, आधुनिक काल में, यानी अलग अलग समय में इनका इतिहास का अलग अलग विकास हुआ है। ठीक है, और ये सब चीज़ में साहित्य के बदलते स्वरूप और मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि अलग अलग समय में अलग अलग इनका क्या हुआ है, साहित्य का अलग अलग विकास हुआ, अलग अलग प्रकार से इसका स्वरूप बदलते गया है, यानी अलग अलग समय में अलग अलग रूप से इसका स्वरूप बदलते गया है। और यही सब चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है, किसमें? हिंदी आलोचना में। दूसरा सामाजिकता, हिंदी आलोचना में सामाजिकता का भी क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से हिंदी आलोचना में साहित्य के सामाजिक सरोकार, किसान संस्कृति, समाज सुधार और विभिन्न वर्गों की जो समस्या है, ये सभी चीज़ों का मूल्यांकन मिलता है, ये सभी चीज़ों को देखने को मिलता है जो समाज से जुड़ा हुआ हो। आगे देखिए सांस्कृतिक, इसमें संस्कृति का भी देखने को हमको मिलता है। हिंदी आलोचना में संस्कृति का विश्लेषण, जांच पड़ताल महत्वपूर्ण है, मतलब ये सब, इसका संस्कृति का भी विश्लेषण देखने को मिलता है। साहित्य के माध्यम से, साहित्य का मतलब कि दोस्तों वही कविता, कहानी, नाटक, ये सब। ठीक है, तो साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक आस्थाएं और परंपराएं सामने आती है। मतलब इसमें जो हिंदी आलोचना है ना, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, हिंदी आलोचना और साहित्य ये दोनों आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन करता होगा। तो देखो साहित्य क्या है, जैसे कि नाटक जो है, कविता, कहानी, ये सब हमारा क्या है, साहित्य है। और यही सब चीज़ों का आलोचना, लेखक लोग यही सब चीज़ों का आलोचना करते हैं ना, पहले देखते हैं कि क्या सही है गलत है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो इसके अंतर्गत क्या देखा जाता है, भारत की संस्कृति क्या है, धार्मिक आस्थाएं और परंपराएं सामने आती है, यही सब चीज़ों का इसमें समावेश होता है, देखा जाता है।
धार्मिक तत्व, भक्ति आंदोलन। धार्मिक मतलब क्या, धर्म से जुड़ा हुआ, हम धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा हमारा प्यार, यानी कि हम धर्म से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब हम क्या है, भक्ति आंदोलन, अपने भक्त हैं, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन, रीति परंपरा की आलोचना में भक्ति, प्रेम, श्रृंगार, नैतिक मूल्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट है शैली, अलंकार हो गया, रस हो गया एवं शैली के अनुप्रयोग के साथ साथ भाषा की विविधता और बोली के महत्व को भी आलोचना में दर्शाया गया है। जो हिंदी आलोचना का विकास जब हुआ ना, तो इसका विशेषता क्या है, इसमें अलंकार को, रस को एवं भाषा की जो शैली है ना, उसको भी इसमें दर्शाया गया है। आधुनिकता दृष्टिकोण, अभी के टाइम, आधुनिकता मतलब अभी वर्तमान के टाइम में, तो अभी के टाइम में ना हिंदी आलोचना में यथार्थवादी ये सब जो हमारा विचार है ना, ये वर्तमान टाइम का विचार, यानी कि अभी का टाइम का विचार है, आधुनिक विचार है। समाजवादी, प्रगतिशील, ये सब हमारे अभी के समय की बात करते हैं, ठीक है, यानी अभी के समाज के बारे में बात करते हैं ये सब। तो ये सब चीज़ भी देखने को मिलता है। विस्तृत अध्ययन का क्षेत्र, आधुनिक आलोचना में केवल कविता ही सीमित ना रह करके उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध आदि विधाओं का भी व्यापक अध्ययन किया जाता है। सिर्फ इसमें एक चीज़ों का नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। शुल्क युग में वैज्ञानिकता, देखो हिंदी आलोचना को जो शुल्क जी थे ना, शुल्क जी हमारे एक कवि थे, उनके समय में जो हिंदी आलोचना है ना, उसको वैज्ञानिकता भी कहा गया कि जो इसकी आलोचना है ना वो वैज्ञानिक पर आधारित है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना में वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित किया। इनकी जो आलोचना था ना, उसमें वैज्ञानिक मतलब हर एक चीज़ को वैज्ञानिक तरीका से और व्यवस्थित मतलब एक अच्छे ढंग से इन्होंने क्या किया, विकसित करवाया हिंदी आलोचना को। ये भी इनका एक विशेषता है। अब आते हैं निष्कर्ष पर। तो देखो हिंदी आलोचना की परंपरा में ऐतिहासिकता देखने को मिलती है, सामाजिकता देखने को मिलती है, सांस्कृतिकता देखने को मिलती है और शैली के अनेक आयामों का भी समावेश है, मतलब ये सब चीज़ों को देखने को मिलती है। और यह निरंतर विकसित होती रही और ये समय के साथ हमेशा विकसित होते गई, समय के साथ नए विचारों और प्रवृत्तियों को भी अपनाते रही और समय के साथ अलग अलग नए नए विचार आते गए हैं, नए नए प्रवृत्तियाँ आते गया, ठीक है। और ये सब चीज़ें इसका क्या था दोस्तों, विशेषताएं थी। क्वेश्चन नंबर 5वां, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालें। चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ट्रिक लिख रखा है, ठीक है। और बस यही आपको याद रखना। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालना, यूं ही आपका बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसका ट्रिक में क्या करना दोस्तों, इसका जो परिचय है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो आलोचनात्मक दृष्टि जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका परिचय में आपको ये दो चीज़ याद रखना कि इसका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, बलिया जिला के छपरा गांव में हुआ था, बस याद रखना। और इसका जो निधन है ना 1979 में हुआ था, बस ये आपको याद रखना है। आलोचनात्मक दृष्टि में ये जो आपको 12 पॉइंट दिख रहा है ना, ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय पद्धति, ये सब क्या है वो मैं आपको क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मानवतावाद, साहित्य का विकास, शास्त्रीय व आधुनिक ज्ञान, वैज्ञानिकता। और अगर ये सब पॉइंट बाय द वे अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं ये सब पॉइंट, उसके बावजूद भी आप आंसर को बेस्ट तरीका से कैसे लिखोगे ना, उसका भी मैं तरीका बताने वाला हूँ। वैज्ञानिकता हो गया, साहित्य का अर्थ हो गया, साहित्य के साथी हो गया, कबीर की आलोचना हो गया, धार्मिक साहित्य का समावेश हो गया, महान साहित्य कृतियों का मूल्यांकन हो गया, द्विवेदी जी का शैली हो गया, व्यापक और वैज्ञानिक हो गया आपका। ये सारा पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय देखेंगे। कोई भी लेखक हो चाहे कवि हो, किसी पर भी अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपका काम ये है दोस्तों कि उसका परिचय लिखना है, ठीक है। और भी सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में करवा दिया गया, अगर नहीं देखें तो जा करके देख लो। परिचय, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है ना 1907 ईस्वी में बलिया जिले के छपरा नामक गाँव में हुआ था। इन्होंने हिंदी एवं सांस्कृतिक भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने जो अध्ययन किया वो हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा का बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका से इन्होंने गहन अध्ययन किया। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यह विश्वविद्यालय में भी दाखिला लिए। जब इन्होंने इंटर की परीक्षा पास किया उसके बाद इन्होंने विश्वविद्यालय में भी अपना नाम लिखवाए हैं। आगे देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार आलोचक थे। यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे ना वो साहित्य का मतलब हो गया लेखक, साहित्य का मतलब हो गया किताब, कहानी, नाटक, ये सब चीज़ों का। तो ये निबंधकार भी थे, यानी निबंध वगैरह भी लिखते थे, और आलोचक भी थे। आलोचक मतलब ये बताते थे कि कौन चीज़ सही है गलत है, ठीक है। आलोचक मतलब ये लिखते थे कहानी, किताब, ठीक है, नाटक। अब ये सब चीज़ जब लिखते होंगे तो उसमें अच्छाई चीज़ और बुराई चीज़ तो जरूर बताते होंगे। तो आलोचक का मतलब वही हो गया दोस्तों जो ये किताबें वगैरह लिखते थे, जो चीज़ें बताते थे, कहानी वगैरह लिखते थे, ठीक है, कविता वगैरह लिखते थे, उसी सब चीज़ों के बारे में बताया गया।
उनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता दोनों देखने को मिलती है। नवीनता मतलब नया नया भी चीज़ देखने को मिलती है, और प्राचीनता मतलब हो गया पुराने चीज़ भी देखने को मिलती है इनके रचनाओं में। रचना मतलब इनके जो भी ये चीज़ रचते थे, जो भी चीज़ लिखते थे उसमें, ठीक है। हिंदी साहित्य में हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जो है ना, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यानी कि हिंदी साहित्य में जो हज़ारी प्रसाद द्विवेदी है ना, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहा। आगे पॉइंट देखते हैं। इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की सेवा करते हुए, यानी कि ये जीवन शुरुआत से लेकर के अंतिम क्षणों तक साहित्य की ही सेवा किया। साहित्य का मतलब इन्होंने अच्छे अच्छे चीज़ों लिखते ही रहे, कविता लिखते ही रहे, कहानियाँ लिखें, नाटक लिखें, आलोचना लिखें, ठीक है। ये सब चीज़ें क्यों इन्होंने क्या किया, लिखते ही रहे, मतलब साहित्य की सेवा करते रहे। और सन 1989 में रोग से पीड़ित होने के कारण इसका क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों हज़ारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक दृष्टि। तो हज़ारी प्रसाद द्विवेदी की जो आलोचनात्मक दृष्टि है ना, वह इस प्रकार है। पहला पॉइंट है कि ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय पद्धति, मानवतावाद, साहित्य का विकास, शास्त्रीय व आधुनिक ज्ञान, वैज्ञानिकता, साहित्य का अर्थ, साहित्य के साथी, कबीर की आलोचना, धार्मिक साहित्य का समावेश, महान साहित्य कृतियों का मूल्यांकन, द्विवेदी जी की शैली व्यापक और वैज्ञानिक। अगर मान लो दोस्तों एग्जाम में ये वाला पॉइंट आपको याद नहीं रह पाता तो कोई बात नहीं है, आपको नंबर 1 लिखना है और इस पॉइंट को छोड़ देना, सीधा सीधी ये वाला आपको एक्सप्लेन कर देना। अगर आप पॉइंट भूल जाते हैं तो एक आपका ये बेस्ट आइडिया है। ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय पद्धति मतलब इसकी आलोचना में जो हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो भी आलोचनाएं लिखी जाती थी ना, उस आलोचना में ऐतिहासिकता देखने को मिलती है, समाजशास्त्र के बारे में देखने को मिलता है। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की समीक्षा के लिए इतिहास, संस्कृत और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन किया। यानी हिंदी साहित्य की समीक्षा के लिए मतलब हिंदी साहित्य में अपना अच्छा योगदान देने के लिए, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, यानी उसका विश्लेषण करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया, संस्कृति का अध्ययन किया और समाजशास्त्र का एक गहन अध्ययन किया। उसके बाद ये निष्कर्ष निकाले। उन्होंने साहित्य को तत्कालीन समाज और सांस्कृतिक जीवन से जोड़कर देखा, और उन्होंने जो भी चीज़ को अध्ययन किया ना, उसको तत्कालीन समाज यानी कि अभी के टाइम में जो समाज है उससे, और अभी के टाइम में जो रीति रिवाज संस्कृति है इससे उन्होंने उसी टाइम जोड़ करके देखे थे कि ये इसका भविष्य में परिणाम क्या हो सकता है। दूसरा मानवतावाद, इसके आलोचना में मानवतावाद देखने को मिलता है, ठीक है, जो मानव से रिलेटेड हो। उनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण मानवतावादी है, जो मानव के बारे में चर्चा करती है। वे साहित्य को मनुष्य और समाज की भलाई के लिए मानते हैं। वो साहित्य मतलब जो भी चीज़ वो लिखते थे ना, वो मनुष्य और समाज की भलाई के लिए ही लिखते थे, ठीक है। वो कहते थे कि साहित्य जो है ना वो मनुष्यों और समाज का भलाई के लिए ही है, क्योंकि कहानी वगैरह हम लोग पढ़ते हैं ना तो उससे हम लोगों को बहुत अच्छा अच्छा विचारें हमारे अंदर आती है। साहित्य का विकास, वे साहित्य के समय और सांस्कृतिक संदर्भ में निरंतर विकसित होती हुई धारा के रूप में देखते थे। देखो वो क्या करते थे पता है, साहित्य को समय के अनुसार और सांस्कृतिक संदर्भ में निरंतर विकास होते हुए वो देखते थे। मतलब हमेशा विकास होते जा रहा था, समय बदलता जा रहा था और चीज़ों में भी परिवर्तन होते जा रहा था, उनके संस्कृति में, रीति रिवाज में भी परिवर्तन होते जा रहा था। नेक्स्ट है शास्त्रीय व आधुनिक ज्ञान। देखो शास्त्रीय व आधुनिक ज्ञान का मतलब क्या है कि द्विवेदी शास्त्रीय और आधुनिक दोनों दृष्टिकोणों के ज्ञाता थे। यानी उसके पास शास्त्रीय ज्ञान भी था, ठीक है, यानी उसके पास पहले से भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था, और आधुनिक ज्ञान मतलब अभी वर्तमान के टाइम में जो चीज़ हो सकता है ना वो भी ज्ञान उसके पास था। नेक्स्ट है वैज्ञानिकता। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना वैज्ञानिक पर आधारित, यानी कि जो भी उन्होंने आलोचना दिया ना वो फालतू का नहीं दिया, उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीके से जांच पड़ताल करके ही वो क्या किए, उनकी आलोचना प्रकाशित हुआ। मतलब जो भी वो आलोचना देते थे वो उसका आलोचना वैज्ञानिक पर आधारित था। साहित्य का अर्थ, उन्होंने साहित्य का अर्थ को समझाया। उनका मानना था कि साहित्य का असली अर्थ मानवता को जगाना और संवेदनशील बनाना है। मतलब उनका कहना है कि मानव को अगर हम जगा रहे हैं और उसको एक अच्छा रास्ता पर हम ले जा रहे हैं तो यही हमारा एक साहित्य का अर्थ है। क्योंकि साहित्य मतलब कहानी किताब वगैरह होता है, अगर हम उसमें अच्छा चीज़ लिखेंगे तो सारे उसको लोग अच्छे पढ़ेंगे और अच्छे रास्ते पर ही चलेंगे। तो उन्होंने साहित्य का सही अर्थ बताया कि साहित्य वैसा हो जिससे व्यक्ति का जीवन ऊंचा उठ सके। नेक्स्ट है साहित्य का साथी। उन्होंने साहित्य को जीवन का साथी माना, यानी उन्होंने कहा कि जीवन का साथी साहित्य होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जीवन यापन करता है ना तो कुछ अच्छी चीज़ें सीख करके ही करता है, तो वो साहित्य को पढ़ेगा तभी तो, जो समाज के विकास और चेतना का माध्यम है। यानी साहित्य जो है ना वो लोगों को क्या करती है, आगे बढ़ाती है, उनके जीवन को आगे ले जाती है, समाज का विकास करवाती है, ठीक है।
कबीर की आलोचना, इन्होंने कबीर में जो अच्छाई चीज़ था, यानी कि कबीर भी जो थे ना वो एक बहुत ही अच्छे कवि थे, तो उन्होंने भी जो अच्छी अच्छी बातें लिखा था ना, तो उनके भी आलोचना को इन्होंने क्या किया, गहन अध्ययन किया और उसमें जो अच्छी अच्छी बातें था ना वो भी चीज़ों को इन्होंने अपना आलोचना में प्रकाशित किया। तो कबीर के साहित्य का मूल्यांकन नई दृष्टि से किया, खासकर उनकी भाषा और मनुष्य के संबंध में, यानी कि जो कबीर जी के आलोचना में भाषा और मनुष्य के संबंध में जो उन्होंने अपना विचार दिया था ना, उस विचार को इन्होंने बहुत ही गहन तरीके से अध्ययन किया। नेक्स्ट है धार्मिक साहित्यों का समावेश। इन्होंने क्या किया पता, अपने जो साहित्य था ना उसमें धार्मिक का भी समावेश किया। ये नहीं चाहते थे कि किसी भी धर्म का नुकसान हो, मतलब ये सारे धर्म को लेकर के ही चलते थे। वे किसी भी धार्मिक साहित्य को साहित्य क्षेत्र में बहिष्कार नहीं करते थे, मतलब कोई भी धर्म को वो नीचा नहीं दिखाते थे, बल्कि उन्हें भी साहित्यों का अंग मानकर उनकी समीक्षा करते थे और उन्हें भी एक अंग मान करके उसमें समीक्षा करते तो उसमें चर्चा करते थे। नेक्स्ट है महान साहित्य कृतियों का मूल्यांकन। ये बहुत ही महान कृतियों का मूल्यांकन करते थे। कृतियों मतलब हो गया आपका कुछ भी नाटक, कहानी, ये सब चीज़ों का क्या करते थे, मूल्यांकन करते थे, जांच पड़ताल करते थे क्या सही है क्या गलत है। तो उन्होंने कबीर, सूरदास और कालिदास जैसा साहित्यकारों की कृतियां का मूल्यांकन करते हुए उनके मानवतावादी और सांस्कृतिक योगदान को रेखांकित किया। देखो इन्होंने क्या किया पता, कबीर जी की, सूरदास, कालिदास जो दास है, ये सभी कवियों जो थे ना इनके कृतियों का मूल्यांकन किया, जांच पड़ताल किया और उसमें जो मानवतावादी था, सांस्कृतिक था, वो सब चीज़ों का बहुत ही बारीकी तरीक़ा से इन्होंने क्या किया, रेखांकित किया, मतलब उसको विश्लेषण किया, जांच पड़ताल किया और अपने जीवन में उतारे और उसको अपना आलोचना में रेखांकित किया, मतलब दर्शाए हैं। नेक्स्ट है द्विवेदी जी की शैली। द्विवेदी जी का जो शैली था ना, भाषा शैली बहुत ही सुंदर था। द्विवेदी जी की जो शैली है ना, अगर मैं इसकी शैली की बात करूं तो उन्होंने सजीव चित्रण शैली का ही प्रयोग किया, यहाँ पे शैली का ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने सजीव चित्रण का प्रयोग किया। सजीव चित्रण का मतलब हो गया दोस्तों, आप कोई भी कहानी पढ़े होंगे ऐसा लगता है ना कि लगभग मेरे जीवन के साथ ही वो जुड़ा हुआ है, मतलब सजीव चित्रण लगता है कि सच का ये कहानी ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो इनकी जितनी भी सारी रचनाएं थी, जितनी भी सारे इसका साहित्य होता, वो एक सजीव चित्रण था, यानी ऐसा ये लिखते थे ना, लगता था कि सजीव चित्रण है, सच का ये कहानी हुआ होगा। इसके साथ ही उन्होंने विवेचनापूर्ण शैली में भी आलोचनाएं लिखी है, यानी विवेचनापूर्ण मतलब बहुत बारीकी तरीक़ा से विवेचना करना, डिटेल्स में विवेचना करना। तो ये आलोचना ऐसे भी लिखते थे ना जो पूरा डीपली तरीक़ा से चर्चा करते थे। व्यापक और वैज्ञानिक, देखो उनकी आलोचना व्यापक और वैज्ञानिक था। व्यापक मतलब बहुत बड़े लेवल पर और वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिक आधार पर, जांच पड़ताल के आधार पर, ठीक है, जिसको झूठा साबित नहीं कहा जा सकता है, जिसमें विषय पर गहन शोध और विश्लेषण झलकता है। और इसके विषय पर गहन शोध होता है। गहन शोध का मतलब बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करना, विश्लेषण मतलब वही हो गया जांच पड़ताल के साथ सामने लाना। अब आगे पढ़ते हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचना दृष्टि का महत्व। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ना, इसकी आलोचना दृष्टि का महत्व अत्यंत ही गहरा और व्यापक है। उनकी आलोचना में इतिहास, सांस्कृतिक और भाषा का समायोजन है। जो इनके द्वारा लिखी गई आलोचना उसमें इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में और भाषा के बारे में देखने को मिलता है। उनकी आलोचना दृष्टि सबसे बड़ा महत्व यह है ना कि उन्होंने साहित्य को मानवतावादी नज़रिए से देखा है, यानी उन्होंने उसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि उन्होंने जो भी साहित्य लिखा है उसमें मानवतावादी का चर्चा की है, यानी साहित्य को मानव जीवन और मानवता की सेवा में रखा है, यानी साहित्य को मानव जीवन को विकास करने में और मानवता की सेवा में ही रखा है, कि साहित्य जो है मानव जीवन का विकास के लिए अत्यंत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचना दृष्टि ने हिंदी साहित्य को गहराई और मानवतावाद की नई दिशा प्रदान किया है ना। यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है ना, इसकी जो आलोचना दृष्टि है ना, जो इन्होंने आलोचना लिखी है ना, वो साहित्य को गहराई में और मानवतावाद की नई दिशा प्रदान करती है, मतलब बहुत ही गहराई में ले जाती है हमको और मानवतावाद प्रदान करती है, जिससे मानव में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ती है, जिससे वे आधुनिक हिंदी आलोचना के प्रमुख स्तंभ बने। जिसके कारण आज के टाइम में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आधुनिक हिंदी का मतलब अभी के टाइम में जो हिंदी आलोचना है ना, इसका प्रमुख माना जाता है इसको। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 7वां है, 8वां है, 9वां है, ठीक है, और जो आपका 10वां है, ये सब में आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर जो आलोचक है ना, जैसे यहाँ डॉक्टर नंद दुलारे है, यहाँ डॉक्टर नागेंद्र है, यहाँ
डॉक्टर रामविलास है, यहाँ पे नामवर सी है, यहाँ पे रामस्वरूप चतुर्वेदी है। बाकी सबका आलोचनात्मक दृष्टि लिखना है, सबका आलोचनात्मक दृष्टि, ठीक है। तो यहाँ पर जो छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां है, इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वो हमको 10वां लग रहा है, ठीक है। तो हम 10वां का आंसर हम आपको बता रहे हैं, और इसी में से मैंने ट्रिक बता रखा है कि चाहे छठा वाला पर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, आपको किस प्रकार से बनाना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी के आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं बल्कि इसके साथ साथ चाहे इस पर आ जाए, चाहे इस पर आ जाए, चाहे तो इस पर आ जाए, चाहे तो इस पर आ जाए, किसी भी पर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है, आंसर तैयार करना है। इस वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन का पूरा आंसर को रेडी करके हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और बताएंगे भी, और इसी के आधार पर आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर कैसे रेडी करना है इस पर भी हम बात करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालें, ठीक है। इसका आंसर हम लोग देखने वाला है। इसी के साथ साथ हो सकता है कि आपका एग्जाम में आ जाए कि नामवर सी की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डाला है, या तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डाला है, या तो डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक पद्धति का उल्लेख करें, या तो डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालें। चाहे तो डॉक्टर नंद दुलारे आ जाए, डॉक्टर नागेंद्र आ जाए, डॉक्टर रामविलास आ जाए, नामवर सी आ जाए, ठीक है। बाकी तो इस वीडियो में हम रामस्वरूप चतुर्वेदी के बारे में देख ही रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारा लेखक के बारे में करवा दिया, अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ट्रिक, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मैंने ट्रिक लिख रखा है ना, ये जो ट्रिक आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा इस क्वेश्चन का है, ठीक है। ए क्वेश्चन का यहाँ पे रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले कोई भी अगर लेखक पर आ जाए, है ना, उसका सबसे पहले आपको जीवन परिचय देना है, उसके बाद लिखना है आलोचनात्मक दृष्टि। अगर इस क्वेश्चन पर आ जाए तो पहले नामवर सी का आपको क्या देना है, जीवन परिचय, उसके बाद आलोचनात्मक दृष्टि लिखना है, इसका जीवन परिचय, फिर उसके बाद आलोचनात्मक दृष्टि। ऐसा ही सारे कवि या तो फिर लेखक के बारे में लिखा जाता है। तो देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी के बारे में हमने कैसे यहाँ पे ट्रिक में लिख रखा है। सबसे पहले बस आपको जो भी लेखक पर लिखना है उसका जीवन परिचय आपको याद रखना पड़ेगा। जीवन परिचय में जन्म कहाँ हुआ, किस जगह पर हुआ, कब हुआ, और उसका निधन। जैसे कि मैंने यहाँ पे याद रखा है कि इसका जन्म 6 मई 1931 को कानपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानपुर है ना हमारा, उसमें हुआ था। जो निधन है इसका 24 जुलाई 2003 को हुआ, ठीक है। बाकी इसका जो रामस्वरूप जी का जो चतुर्वेदी का आलोचनात्मक दृष्टि है ना, वो सारा ये सारा पॉइंट्स है इसका। अब हम समझाएंगे ये सारा क्या है। तो अगर किसी भी लेखक पर आ जाए, ठीक है, तो आपको ये वाला याद रखना है, सारे लेखक का बस ये वाला याद रख लेना, जीवन परिचय। बाकी आलोचनात्मक दृष्टि जो है ना वो सब में आपको सेम लिख देना है। फुल नंबर नहीं मिलेगा दोस्तों, लेकिन आपको लगभग नंबर मिलेगा, क्योंकि सबके लेखक का जो आलोचनात्मक दृष्टि है ना लगभग सेम है। इसके पहले भी मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का करवा रखा है, रामचंद्र शुक्ल जी का करवा रखा है, आप लोग वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। अगर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले मैंने जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वाला करवा रखा है, रामचंद्र शुक्ल जी वाला करवा रखा है, तो वो दोनों का जो मैंने आलोचनात्मक दृष्टि में पॉइंट लिखवा रखा है ना, अगर वो दोनों में से कोई आसान लगता है तो कोई भी आप एक लिख सकते हैं। मतलब कोई भी एक लेखक का आलोचनात्मक दृष्टि उठा करके दूसरे लेखक में भी डाल सकते हैं, लेकिन जीवन परिचय सबका अलग अलग। ये नहीं कि ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जन्म 1931 में हुआ था तो सबके लेखक में यही आप जन्म डालेंगे, नहीं। जन्म तिथि सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा और किस जगह पर हुआ और उसका निधन कब हुआ। तो हम इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चन को खत्म करेंगे, सिर्फ हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। बाकी अगर ये सब पर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसका आप लोग जीवन परिचय याद रख लो, बाकी सारा पॉइंट्स आप लोग बिल्कुल इसी के जैसा लिखोगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालें। इसके बाद हमारा आएगा एक महासंग्राम वीडियो जिसमें सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही में होगा, ठीक है। और भी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। परिचय, रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो जन्म है वो 6 मई 1931 को कानपुर में हुआ, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उनका प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुआ। उनका विवाह जो है ना वो सुषमा जी से हुआ। उनके 3 पुत्र भी हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक और समीक्षक थे, यानी हिंदी साहित्य के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों, कहानी, कविता, नाटक, तो ये सब के ये प्रसिद्ध आलोचक थे। आलोचक मतलब उस कविता में, उस कहानी में क्या कमी है, क्या सुधार किया जाना चाहिए, पहले के लेखक क्या चीज़ दे करके चल गए, उसमें और क्या सुधार करने की जरूरत है, उसमें क्या कमियां हैं, ये सब को पूरा करना, इसी को बोलते हैं आलोचक। तो राम
सौरभ चतुर्वेदी जी जो थे ना, वो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे, यानी समीक्षक थे, जो समीक्षा करते थे, जांच पड़ताल करते थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का भी लेखन किया, यानी कि लिखने का काम किया। इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य का सेवा करते हुए, इस प्रकार ये जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य का सेवा करता रहा। साहित्य यानी कि कहानियाँ, नाटक लोगों के जीवन से जोड़ता रहा। क्या सही होना चाहिए समाज में क्या गलतियां हैं, समाज में क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसको सही कैसे किया जाए, यही सब चीज़ों के बारे में इन्होंने ज्ञान देते रहे, लिखते रहे अपने साहित्य में। तो इसीलिए बोला गया साहित्य की सेवा करते हुए। उनका निधन 24 जुलाई 2003 को हो गया। आगे देखते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी का मानना था कि रचना ही आलोचना का सर्वोत्तम रूप हो सकता है। देखो, इनका कहना था ना कि रचना मतलब जो भी कुछ हम लोग रचते हैं, कहानी, नाटक, कविता, जो भी कुछ है, वो रचना ही आलोचना का सर्वोत्तम रूप है। क्योंकि जब तक रचना नहीं होगा तब तक आलोचना नहीं होगा। रचना, मान लो कि मैंने एक कहानी लिख दिया, अब उस कहानी में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, तब ना हम लोग अच्छाई बुराई कर पाएंगे। तो आलोचना का मतलब ही होता है अच्छाई बुराई करना, उसका जांच पड़ताल करना। तो आलोचना का सबसे अच्छा सर्वोत्तम रूप क्या है? रचना। क्योंकि जब तक कोई चीज़ रचा नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, तब तक उसका हम लोग आलोचना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक काल के हिंदी काव्य संवेदना के मास्टर आलोचक माने जाते हैं। यानी कि अभी के टाइम में जो हिंदी साहित्य का मास्टर है ना, वो आलोचक के मास्टर जो कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को। यानी कि अभी के टाइम में आलोचक का मास्टर किसको कहा जाता है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। अब देखते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का जो आलोचनात्मक दृष्टि है। आलोचनात्मक मतलब कोई भी कहानी, किताब है तो उसके प्रति ये जो भी कमी रहता था उसको दूर करते थे, उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई, ये सब चीज़ों को बताने का काम करते थे और अपना योगदान देते थे। समाज में क्या गलतियाँ, उसके बारे में ये क्या करते थे? उजागर करते थे, दूर करने का प्रयास करते थे। अगर कोई लेखक पहले से कुछ अच्छे से विचार लिख करके चले गए तो उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, क्या कमी रह गया है, वो सब भी काम किया करते थे। सामाजिकता हो गया, धार्मिक भेदभाव का विरोध, ये सभी को अभी हम नीचे का करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इतिहासकार के रूप में रचना की पुनर्रचना, यानी कि जो रचना पहले से लेखक कर दिए उसको फिर से ये उसमें कुछ बढ़ोतरी की और फिर से रचना की, यानी कि पुनर्रचना। विरोधों का सामंजस्य, अभी मैं बताऊंगा ये सब क्या है। अर्थों की विकासशील प्रक्रिया, आलोचना का मुक्त स्वभाव, कवि और आलोचक का संबंध, इतिहास और संस्कृति का समावेश। अब देखते हैं क्या करके। सामाजिकता, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का आलोचना में सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण का महत्व मिलता है। यानी कि जो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की जो आलोचना है ना, इसमें समाज के बारे में सांस्कृतिक का विश्लेषण यानी कि वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है धार्मिक भेदभाव का विरोध। ये धार्मिक यानी कि कोई भी अगर जो धर्म में भेदभाव होता है, जो हम लोग दूसरा धर्म को नीचा दिखाते हैं, अपना धर्म को ऊंचा दिखाते हैं, तो इस प्रकार का काम इन्होंने कभी भी लड़ाई झगड़ा करवाने का काम नहीं किया। बल्कि जो भी विरोध का भेदभाव करते थे, यानी सॉरी धर्म का जो भेदभाव करते थे कि वो धर्म ऊंचा है नीचा, तो इन्होंने ऐसा काम कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये सारे धर्म को एक जैसा माने। हिंदी भक्ति काव्य में सामाजिक समरसता का मतलब हो गया कि उन्होंने समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, गलतियाँ हैं समाज में फैली हुई, उसको जातीय धार्मिक भेदभाव को विरोध किया। यानी जो समाज में फैले हुए जाति धर्म ये सब का जो भेदभाव है ना, उन्होंने क्या किया? ख़त्म करने का प्रयास किया। इतिहासकार के रूप में, इसको इतिहासकार के रूप में भी जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद, यानी जो इसके पहले वाले जो लेखक कवि थे ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो उसके बाद जो हुआ ना, उसके बाद हमारा कौन आया? तो उसके बाद ही हमारे एजी आए हैं, यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके पहले जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे ना, उसके बाद ही हिंदी साहित्य के इतिहासकार के रूप में इनकी भूमिका देखने को मिलता है। पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, उसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी जी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है रचना की पुनर्रचना, यानी जो पहले लेखक लोग जो रचना कर दिए उसको इन्होंने फिर से उसमें कुछ सुधार करके पुनर्रचना किए हैं। वे आलोचना को रचना की पुनर्रचना मानते हैं। यानी कि उन्होंने क्या, उनका कहना है कि आलोचना जो है ना, वो रचना की पुनर्रचना मानते हैं। यानी जो पहले से रचना है उसको हम लोग पुनर्रचना कर सकते हैं, मतलब बदलाव कर सकते हैं। जहाँ आलोचक रचना को एक नए अर्थ और विस्तार प्रदान करता है। जहाँ पे आलोचक जो होता है ना, यानी आलोचक मतलब लेखक का बात हो रहा है, ठीक है, वो क्या करते हैं? रचना को एक नया अर्थ देते हैं और उसका विस्तार करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से जो पहले से रचना था उसका पुनर्रचना हो जाता है, यानी कि पुनः फिर से रचना हो जाता है। आलोचना रचना का विस्तार है। जो आलोचना है ना, वो रचना का विस्तार है, ठीक है।
यानी कि जब तक कोई भी चीज़ रचा नहीं जाएगा तब तक उसका हम लोग आलोचना नहीं कर सकते, इसलिए बोला गया कि आलोचना रचना का विस्तार है। नेक्स्ट है विरोधों का सामंजस्य। विरोधों का सामंजस्य यानी कि जो पहले जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो पहले आलोचना किए थे, तो उसमें जो गलतियां रह गया था, जो लोग उसका विरोध कर रहे थे, ठीक है, जो उसमें कुछ कमी रह गया था, उसको इन्होंने पूरा करने का काम किया। यानी कि सामंजस्य मतलब ये शांति स्थापित करने का काम किया, उसमें कमियां को दूर करने का काम किया। उनकी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विरोधी का सामंजस्य का महत्व है। यानी इन्होंने ये जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जो आलोचना है ना, इसमें वो सब चीज़ को देखने को मिलता है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के टाइम में जो कमी रह गया था वो पूरा देखने को मिलता है इसकी आलोचना में। जो विरोध भाषाओं मतलब जो विरोधी था, उल्टा था, यानी जो सही चीज़ नहीं था उसको सही करने का प्रयास किया और उसको संतुलित किया, ठीक है। और इस प्रकार से उसने असली गहराई को उजागर किया। इस प्रकार से आलोचना की गहराई को क्या किया, उन्होंने उजागर किया। नेक्स्ट देखते हैं अर्थ की विकासनशील प्रक्रिया। इन्होंने अर्थ को आगे बढ़ाया। साहित्य में अर्थ निरंतर विकसित होता रहता है, ठीक है। यानी कि साहित्य में जो उसका अर्थ है ना, कोई भी चीज़ का अर्थ हमेशा उसका अर्थ जो है वो विकसित होते रहता है। वही काम किए हमारे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। जो देश काल और व्यक्ति के अनुभवों से प्रभावित होता है और उसका अर्थ क्यों बदलते रहता है, वो देश के अकॉर्डिंग, कि देश में रहने वाले लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अनुभवों के अकॉर्डिंग हर चीज़ का जो अर्थ है वो बदलते रहता है। अगर गरीबी है देश में तो गरीबी के अनुसार हमें कविता कहानी साहित्य लिखना पड़ेगा, अगर अमीरी है तो अमीरी के जैसा लिखना पड़ेगा, है ना। आलोचक का कार्य रचना में अर्थ के साक्ष्य स्रोत को बनाए रखना, ठीक है। यानी आलोचक का कार्य क्या है, जो साहित्य नाटक वगैरह ये सब में जो जांच पड़ताल करने का काम करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो उनका क्या काम है पता है, रचना में अर्थ का अच्छे स्रोत को बनाए रखना, यानी कि रचना में अर्थ को एक सही अर्थ प्रदान करना, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर साहित्य हो तो उसमें एक सही अर्थ को प्रदान करना, यही एक अच्छे आलोचक का कार्य होता है। नेक्स्ट है आलोचना का मुक्त स्वभाव। इनका कहना है कि आलोचना का मुक्त स्वभाव होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। आलोचना किसी संकुचित विचारधारा की गिरफ्त में नहीं होनी चाहिए। इनका कहना है कि जो आलोचना है वो किसी भी संकुचित विचारधारा, यानी कि कोई छोटा क्षेत्र के अंदर ही आलोचना को नहीं रखना चाहिए, बल्कि मुफ्त और होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, मुफ्त होना चाहिए, ताकि रचना के संपूर्ण अनुभव को समझा जा सके, ताकि जो रचना है ना, जो कहानी नाटक है ना, उसको अच्छे से समझा जा सके, ताकि जो भी उसका अर्थ है ना पूरा विस्तार से लिखा जाए, उसको संकुचित ना रखा जाए। कवि और आलोचक का संबंध है। देखो, कवि जीवन के अर्थ का संधान करता है, ठीक है। जो कवि जी होता है ना, वो जीवन के अर्थ का संधान करता है, और आलोचक रचना के अर्थ का। दोनों ही भूमिका परस्पर पूरक होते हैं। मतलब कोई भी दो व्यक्ति अगर मिल के काम करते हैं तो उसको बोलते हैं पूरक। अब ये क्या है वो देखो, मान लो ये वो कविता है तो वो तो कवि लिखते हैं, तो कविता जो होता है ना वो कवि लिखते हैं, कहानी है लेखक लिखते हैं। तो जो कवि लोग होते हैं ना वो कोई भी चीज़ों को लिखते हैं और वो अपने जीवन के बारे में लिखते हैं। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे हम लोग 9th 10th में ये सब कविता वगैरह पढ़ते थे तो जीवन से रिलेटेड होता था। तो कवि जी जो होते हैं वो जीवन के अर्थ को उजागर करते हैं, और फिर उस जो जीवन के रूप में कवि जी जो लिख दिए उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, फिर उसका आलोचना जो होती है ना वो आलोचक लोग करते हैं, ठीक है। तो पहले कविता वगैरह का जो तैयारी करते हैं वो कवि लोग करते हैं, और फिर उस रचना का जो कविता कवि लोग लिख दिए उसका आलोचना करते कौन है, आलोचक लोग। तो वही बताइए कि कवि जो है जीवन के बारे में बताते हैं, और फिर आलोचक जो लोग होते हैं वो रचना का अर्थ के बारे में बताते हैं। रचना मतलब वही जो कवि लोग लिख देते हैं, और ये दोनों परस्पर एक दूसरे से भूमिका निभाते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इतिहास और संस्कृति का समावेश। इनके जो आलोचना है ना रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, इसके आलोचना में इतिहास और संस्कृति का भी समावेश देखने को मिलता है। साहित्य की कृतियाँ मतलब वही रचना जिसको साहित्य हम लोग बोलते हैं, कि विवेचन उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक का समावेश होना चाहिए। इनका ये कहना ना कि जो आलोचना है ना उसमें इतिहास और संस्कृति का समावेश होना चाहिए, क्योंकि इसके खुद की आलोचना में भी इतिहास और संस्कृति का समावेश देखने को मिलता है, ठीक है। और ये क्यों बोलते हैं कि समावेश होना चाहिए, ताकि उनका पूर्ण महत्व समझा जा सके। जब उस आलोचना में इतिहास के बारे में, रीति रिवाज, संस्कृति, समाज से जुड़ा हुआ रहेगा ना, तो उसके अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से लोग समझ सकते हैं। मान लो कि हम लोग गाँव देहात से आते हैं तो हमारे संस्कृति के बारे में उसमें लिखा रहेगा तब हम लोग जानेंगे। अब मान लो दूसरे संस्कृति के बारे में लिखा रहेगा तो नहीं समझेंगे। तो इतिहास और संस्कृति रीति रिवाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आगे देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी आलोचना का महत्व। तो वे हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक थे, जिन्होंने भाषा की सृजनात्मक
को केंद्र में रख करके समीक्षा किया। मतलब उन्होंने क्या किया पता, भाषा को सबसे ज़्यादा केंद्र में रख करके, यानी कि भाषा को बीचों बीच में रख करके ही सारे चीज़ को आलोचना किए, यानी केंद्र को इन्होंने बहुत ही महत्व दिया, यानी भाषा को, ठीक है, भाषा को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनकी आलोचना समाज और मानव जीवन के अनुभव से भी जुड़ी हुई है। उनकी जो आलोचना था ना वो समाज से और मानव के जीवन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, चतुर्वेदी की आलोचना में सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों का मूल्यांकन भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी इनकी आलोचना में सामाजिक से जुड़ा हुआ तत्व, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक का भी मूल्यांकन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने आलोचना को रचना की पुनर्रचना कहा। ठीक है, देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों से प्रभावित होकर के, इसके पहले जो हमारे लेखक थे कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने भी कुछ विचार दिए थे। तो इन्हीं के विचार को ज्ञान में प्राप्त करते हुए, इन्हीं के विचार को देखभाल करके उन्होंने फिर से रचना किया, जो इनके रचना में कमी हो गया था। नेक्स्ट, रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचना ने हिंदी आलोचना के क्षेत्र में नई चेतना और दिशा प्रदान किया, है ना, एक नई दिशा की और उजागर किया इसकी आलोचना। उन्होंने नई कविता और नवलेखन को भी बेहतर रूप से विवेचन किया, नई कविता लिखें, नया नया लेखन किए, मतलब बहुत सारे नए नए चीज़ों को लिखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं संक्षेप में, संक्षेप मतलब निष्कर्ष। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य की आलोचना को व्यक्ति, समाज, संस्कृति और भाषा के बहुआयामी दृष्टि से देखा, मतलब बहुत ही गहराई रूप से देखा, अच्छे रूप से देखा, व्यापक रूप से देखा। ठीक है, उसे गहरे रूप से विकसित किया, ठीक है, आगे बढ़ाया, जिससे वे हिंदी आलोचना के एक श्रेष्ठ आलोचक माने जाते हैं। कौन, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।